आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्ते, आज तक रेडियो है ये और इस पॉडकास्ट का नाम है तीन ताल, नया हफ्ता नया बवाल। हर हफ्ते अपन बकर काटते हैं जिसे आप हर सोमवार को सुनते हैं। और अगर आप पहली बार यहाँ आए हो तो बात यह है कि तीन लोग हैं हम, कमलेश किशोर सिंह उर्फ ताऊ, पाणिनी आनंद उर्फ बाबा और मैं कुलदीप मिश्र उर्फ सरदार। हम तीनों लोग बात करते हैं हफ्ते के कुछ चुने हुए टॉपिक्स पर। और इस बार तो काफी कुछ हुआ है। वैक्सीन आ गई है, तांडव और गुल्लक 2 भी आ गई हैं। लड़कियों की शादी की उम्र क्या होनी चाहिए, इस पर मतभेद भी आ गए हैं खादी पहनने वाले विद्वानों के बीच। और ये भी हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि जब चुनाव, माघ मेला, रैली सब हो ही रहा है तो स्कूल कॉलेज क्यों बंद रखे हुए हैं। बाकी जहरीली शराब तो अपने यहाँ बनी रही है, पिलाई भी जा रही है। पर बात आज हम किस पर करेंगे आगे बताते हैं। चलें शुरू किया जाए। तीन ताल, नया हफ्ता नया बवाल। तो वैक्सीन आ गई है इमरजेंसी यूज के लिए और अभी हेल्थ वर्कर्स को शुरुआत में ये वैक्सीन लगाई जा रही है। भारत में सबसे पहले जिन्हें वैक्सीन लगाई गई उनका नाम है मनीष कुमार, सैनिटेशन वर्कर हैं वो दिल्ली के एम्स में। पर आज जिन दो टॉपिक्स पर हम बात करेंगे, वैक्सीन पे तो ऑलरेडी बहुत बात हो रही है, वो ये कि एक तो पॉलिटिकल फिल्म्स और वेब सीरीज के कॉन्सेप्ट पर हमारे यहाँ भी दो चीजें आ रही हैं। एक तो रिलीज हो चुकी है वेब सीरीज है तांडव, और दूसरी है मैडम चीफ मिनिस्टर जो कि एक फिल्म है। दोनों कहानियों का सेटअप इंडियन पॉलिटिक्स का है। तो कौन सी चीजें हैं जो किसी पॉलिटिकल फिल्म को अच्छा बना सकती हैं, और पॉलिटिकल फीचर फिल्म बनाने के मामले में दुनिया भर में जो एक मेयार है, जो मानक है, उसमें हम बहुत पीछे क्यों नजर आते हैं। तो ऐसे सवालों पर बात करेंगे। और फिर बीच में एक बिजार स्टोरी आएगी, और इस बार वाली जो है वो काफी बिजार है। पति पत्नी अगर ध्यान से सुन रहे हो, कहीं भी कोई कपल सुन रहा हो तो वो सुने। और दूसरे हिस्से में तीन ताल के अपन बात करेंगे प्राइवेसी पर। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी आई है और विवाद तो उस पर चल ही रहा है, लेकिन हम लोग बात करेंगे कि क्या प्राइवेसी ट्रेडिशनली इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं था। मतलब कुछ दशक पीछे जाएं और शहरों को अगर छोड़ दें तो हमारी परंपराएं, हमारी लाइफस्टाइल में प्राइवेसी की जगह थी या नहीं थी, या कम थी तो कम क्यों थी। और डिजिटल रेवोल्यूशन के बाद प्राइवेसी को सुरक्षित रखने और उसको लेकर के कंसर्न में क्या बदलाव आया है, इस पर बात करेंगे। लेकिन बात ये है बाबा कि आज काम करने का मन एकदम नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जाड़ा बहुत ज्यादा है, कोहरा गदर काटे है, शीत लहर शीतलहर है, और सुबह कुछ नहीं दिख रहा है। और मन कर रहा है कि बस कोयला वाली एक अंगीठी हो बढ़िया, चीनी डाल के उसमें खूब फुफकारती हुई सी आग उसमें भड़काएं, मोजा वोजा निकाल के बढ़िया पहले सेक डाले पाँव। क्योंकि ना मेरे साथ बड़ा संकट ये है कि मेरे पाँव बहुत ठंडे रहते हैं। कितनी देर आदमी मोजा पहने, मतलब 24-24 घंटे मोजा पहने। बिल्कुल। तो एक चीज जो गायब हो गई इन अंगीठियों के साथ साथ, जो पहले तमाम जिलों में घूमते टहलते कस्बे शहरों में आपको देखने को मिलते थे, कि लकड़ी का कोयला, उसमें थोड़ा सा भूस और कोयले के जो भट्ठे होते थे जहां से कोयले की खरीद होती थी। पहले शहरों में कोयले पे प्रतिबंध नहीं था, लोग अंगीठी या घर में खाना पकाने के लिए कोयला खरीदते थे। तो कोयले की टाल हुआ करती थी शहर में कई जगहों पे, तो वहां से कोयले का बुरादा मिलता था। और उस कोयले के बुरादे में लकड़ी का बुरादा मिक्स करके उसके गोल गोल लड्डू बनाए जाते थे, जो बिहोता लड्डू के साइज के होते थे। और आपको अगर ध्यान हो आपके बचपने की दृश्य, तो फुटपाथों पे उनको सुखाने की, उन लड्डुओं को सुखाने की परंपरा होती थी और वो अंगीठी में जलाने के लिए इस्तेमाल होते थे। वो काले लड्डू अचानक से गायब हो गए हैं। गायब तो काले तिल का लड्डू भी हो गया है, लेकिन काले कोयले का भी तिल जो है वो लड्डू जो है वो गायब हो गया है। लेकिन कोहरा है, कोहरा घना है, और जब कोहरा घना हो तो दुष्यंत कहते हैं कि वो व्यक्तिगत आलोचना जैसी चीज हो जाती है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो वो इस पे एक और था कि एक बार वो किसी का सब्जी रखी हुई थी उसकी निजी टिफिन में, तो वो कोई खाने चला,
बोले मत खाओ, यह किसी का व्यक्तिगत आलू चना है। हाँ, और ये चने का मौसम भी है। चने लेकिन का मौसम है। मैं आलू को मिस कर रहा हूँ। आलू, वो जो आप कह रहे हैं गायब हो गए हैं, बड़े बड़े कोयले और कोयले के बुरादे और लकड़ी के बुरादे का मिक्स किया हुआ लड्डू गायब। वो छोटे छोटे आलू भी हो गए हैं जो उसी बुरादे में हाँ, भून करके उस निकाले भून जाते के थे। और एक तरफ से लाल जले पपड़ी और वाला एक आलू। हाँ। काला तल्ला, लाल पपड़ी और मुरझाया मुंह, तीन हाँ, बिंब होते हैं उस एक ही आलू के। और धनिया, लहसुन, हरियर मिर्चा की चटनी। हरियर मिर्चा की चटनी, उसको निमक कहते हैं। जो हरियर मिर्चा वाला होता है, धनिया या लहसुन की पत्ती और हरी मिर्च और नमक छुर्रे के साथ पीस करके, तब छुर्रे वाला नमक आता था। ये महान घेंगा बचाओ अभियान तब नहीं चला था देश में, और ठेले पे, कबाड़ी के ठेले पे छुर्रा और छुर्रे वाला नमक और तिल की पट्टी, ये दोनों चीजें मिला करती थी अखबारों के बदले में। मुझे याद है 12 आना रुपए किलो अखबार बिकता था उस जमाने में। हाँ, अखबार आता भी 30 रुपया का था महीने भर का। हाँ, ताऊ, आपके ठंड के जो फेवरेट डिशेस हैं वो क्या हैं? मतलब मुझे देश मालूम है से कि पहले खान तो पान इनसे के ये पूछिए कि ये भी 1400 किलोमीटर अपने रथ पे ठंड में आरूढ़ गए। होकर के ठंड में उसी कोहरे को चीरते हुए गए हैं। और इनफैक्ट मुझे जब बाबा ने बोला वो कोयले के आलू, तो उन्होंने कोयले के टाल के बारे में बताया। कोयले के टाल मैंने देखे बहुत दिनों के बाद। जब आप बनारस से निकलते हैं मुगल सराय की तरफ, तो बिल्कुल वो एक बिल्कुल जगह है, वो बिल्कुल। पड़ाव या जो भी कहते हैं हाँ हाँ उसको, हाँ हाँ, पड़ाव वाला वहां पर बहुत सारे ट्रक होते हैं और ट्रांसपोर्ट नगरी है वो। और वहां पे कोयले के टाल अभी भी है, और वहां पे कोयलों की खरीद बिक्री होती है। मेरे हिसाब से बनारस में ही जाती होगी वो, उद्योगों के लिए नहीं, शायद पता नहीं किन कामों के लिए, पर मैंने ये देखा कि कोयले के टाल बहुत दिनों के बाद देखे। बनारस के नंबर 2 चाय ये, के स्वाद में जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि अभी भी वो अंगारे पे बनी हुई चाय ही चलती है वहां पे, गैस वाली चाय नहीं है, और वो कोयले की सप्लाई वहीं से होती है। हाँ, ये मुगल सराय मैं वाले अपने रास्ते दड़बे पे से, राजघाट के आगे की कहानी है जी। जो 1400 किलोमीटर की बात कर रहे हैं बाबा, एक्चुअली मैं अपने दड़बे से निकल के भरी धुंध में मैंने हिम्मत की सुबह सुबह कि मैं एक यात्रा पे निकलूं, थोड़ा उन्मुक्त हो जाऊं। तो बस उत्तर प्रदेश को पूरा क्रॉस करके, उसके बाद बिहार को क्रॉस करके अपने घर देवघर में हूँ। और वाह, आज मेरा पेड़े के पहला शहर में हैं स्नान। आप। हाँ, पेड़े के पेड़े शहर ही में के हैं, लिए। और कमाल की चीज ये है कि कोहरे में भी आप उतनी ही देर में पहुंचे जितनी देर में राजधानी पहुंचाती। जो आपका हाँ, ट्रेवल टाइम है रोड पे वो वस्तुतः उतना ही है, अगर आप रात में जो बनारस में आपने स्टे लिया उसको अगर माइनस कर दें तो। मेरा ट्रैवल टाइम पूरा का पूरा जो है वो लगभग 20 घंटे का रहा। वाह, दड़बे से और उसमें देवघर। से अगर मैं अपने ब्रेक ब्रेक को माइनस कर दूं तो राजधानी के साथ साथ ही समझो। मैं कह रहा हूँ एक आर्टिकल लिखिएगा सर लौट के, जो है दड़बे से देवघर। ये बताएं कि और मतलब देश में उसको सड़कों का उसको विकास बहुत अच्छा हुआ है। मैं उसको मतलब सभी आज तक के जितने भी सड़क परिवहन, जो हमारे परिवहन मंत्री रहे हैं, सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सड़कों की स्थिति जो है लगातार सुधरती जा रही है। और तभी ये संभव हो पाता है कि आप जो यात्रा पहले ट्रेन या हवाई जहाज से करते थे, वो यात्रा आप अपनी गाड़ी में कर पाने की हिम्मत कर सकते हैं। आप फिर बिचौलियों को जो है धन्यवाद दे रहे हैं, जबकि सब औद्योगिकरण और संसाधनों के लिए पहुंचने के लिए जो एक व्यापारिक वाणिज्यिक औद्योगिक आवश्यकता है, हाँ, बना तो उन्हीं के लिए है। हाँ, हम तो बस फाव में चल रहे हैं। नहीं, क्योंकि उनके लिए जब बना तो पैसा हमने दिया था, इसलिए हमको भी परमिशन है चलने की। नहीं, परमिशन देखिए, पैसे तो इतने लगते हैं कि आप यकीन नहीं मानेंगे। पर हाँ, कितना किलोमीटर कम टोल से दिया? कम जो टोल जो है वो पर किलोमीटर आपको 1 रुपए से कम पड़ना चाहिए। पर हकीकत ये है कि बहुत मोटे मोटे टोल लगते हैं। और पूरे देश में हर स्ट्रेच को जो है वो पेड बना दिया गया है। तो मुफ्त की तो मतलब हमारे पैसे से भले बनी हो, पर हमें चलने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। वो ये है, वो जो आजकल होता है ना, जब आप फ्लैट खरीदते हैं तो फ्लैट आपने खरीदा, आपका फ्लैट है, आप उसमें रह रहे हैं, पर उसके बाद आपको वहां रहने के चार्जेस भी देने पड़ते हैं। बिल्कुल, ये टोल टोल के पर्चे मेरी सैलरी में जा उलझे। मिस्टर ग्रोवर के पर एक बात, हाँ, यहाँ पे मैं जरूर कह दूं कि पर्चे नहीं है इस बार। अच्छा, हाँ, अद्भुत सा देश हो गया है
कि पर्चे नहीं है, और ज्यादातर जगहों पे जो है वो जो करप्शन होता था टोल के नाके पर, वो बिल्कुल समाप्त तो नहीं हुआ। अभी भी कुछ लोग क्या करते हैं, एक तरफ खड़े होते हैं वहां पे अधिकारी, मतलब अधिकारी नहीं बोलेंगे, कर्मचारी, जो लोगों को कहते हैं कि सबसे इस वाली लेन में आ जाओ, है ना। अभी भी कैश की व्यवस्था नहीं है, पर उनसे टटोलते हैं कि इस लेन में आ गए आप, तब पैसे दो, यहाँ पे तो वो मशीन नहीं है। तो वो धंधा चल रहा है। कुछ जगहों पे बहुत अनियमितता है, पर यस, अब कहीं पे भी आपको पर्चे नहीं मिलते, सब फास्टैग से हो रहा है। ये बढ़िया है। लेकिन एक चीज है ताऊ, मतलब जो ऐसे ये वाली जो यात्राएं हैं ना, ऐसी लंबी सड़क यात्राएं जिसमें स्टीयरिंग आपके ही हाथ में है, हम लोग जिस तरह के शेड्यूल में काम करते हैं, हमें कम समय मिलता है, साल में 1 या 2 बार ऐसा कर पाते हैं। लेकिन ऐसा मतलब क्या क्या देख पाते हैं सोसाइटी के बारे में, कौन सी तस्वीरें सड़क से गुजरते हुए दिमाग में, ध्यान में रह जाती हैं? क्यों हम प्रेफर करते हैं, मतलब आप प्रेफर करते हैं कि सड़क से अपने रास्ते से ही जाया जाए? वो ड्राइविंग पसंद है, लॉन्ग ड्राइव पसंद है, वो एक अलग, लेकिन समझ के स्तर से भी कुछ बो पाती हैं क्या ऐसी यात्राएं? हाँ, मेरा सड़क से यात्रा करने का एक सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं देखता हूँ, एक तो पहली बार मैंने नोटिस किया था कि मंदिरों के शेप, है ना, मंदिरों की जो स्थापत्य है वो बदलता जाता है। जैसे आप निकलते हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, फिर उत्तर प्रदेश के हिस्सों से गुजरते हुए, अवध से गुजरते हुए पूर्वांचल आते हो, फिर बिहार, झारखंड, बंगाल, मंदिरों का स्थापत्य बदलता है। एक दूसरा, खाना भी जो है वो हर ढाबे की का जो तड़का होता है ना, वो अलग होता है। तीसरा, मैंने इस बार एक ऐसी चीज देख ली जो मेरे मन में, मैंने उसकी तस्वीर भी खींच ली, चलती हुई गाड़ी में, अकेला था मैं। इंस्टा पे डाल दिया आपने? हाँ, मैंने वो फोटो, मुझे चकित करने वाली थी कि मैं सड़क पे चल रहा था, एक हाई टेंशन वायर होती है ना, वो 44,000 टाइप वोल्ट की, जो बहुत ही ऊंची होती है, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, ग्रिड वाली, पावर ग्रिड वाली। हाँ, 11,000 वाला जो लाइन रहता है। 11,000 नहीं, वो 44,000 वाला होता है। अच्छा। और वो सड़क के ठीक ऊपर ऊपर था, पर बहुत ऊपर होता है वो। उस पर एक आदमी चल रहा था तारों पर। अरे बाप रे। और मैं तो मैंने, मुझे दूर से दिखा कि वो कोई व्यक्ति जैसा लगता है, फिर देखा मैंने वो चल रहा है, और वो चल रहा था। ऑब्वियसली उसमें या तो बिजली नहीं होगी या उसने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने होंगे, पर गजब गजब, वो याद रह जाएगा मुझे उसको आंखों से देखना। मौसम बदलते हैं, पेड़ पौधे बदलते हैं, लोग बदलते हैं। मैं जहां जहां रुकता हूँ, वहां वहां लोगों से बातचीत करता हूँ, सबसे ये भी पूछता हूँ कि हाल कैसा है, हाल कैसा था, और आगे कैसा सोचते हैं वो, कि हाल कैसा होगा। तो जनमानस की भी थोड़ी सी टटोल मिल जाती है, टोल दे करके टटोल लेते हैं। सही बात है। और सिर्फ जो साइन बोर्ड्स है ना, मतलब जो दुकानों, वो नहीं, सरकारी वाले नहीं, पर जो दुकानों पे जो फ्लेक्स बोर्ड्स बनते हैं, उनपे भी लिखने के जो तौर तरीके हैं, वो कैसे अलग अलग जगहों पे अलग है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वहाँ के भाषा और एक ही पदार्थ को भयंकर, प्रचंड, घनघोर, है ना, प्रचंड, इस तरह के अति चिल्ड। आप वियर की बात कर रहे हो, वियर, भीषण, आप वियर की बात कर रहे हो। पर मैंने इस बार ये भी देखा, चाइल्ड भी है। लॉकडाउन के बाद एक अद्भुत चीज हुई, जो पता नहीं, वो अच्छी चीज भी नहीं है, कि जैसे एक उदाहरण देता हूँ, मैंने बहुत जगहों पे ये उदाहरण देखे कि लोग, एक जगह है चौपारण, हजारीबाग जिले में पड़ता है, और वहां पर एक विशिष्ट, वहां की एक स्थानीय मिठाई है जिसका नाम है खीर मोहन। वो बहुत वो प्राचीन टाइप का रसगुल्ला है, समझ रहे हैं, वो ट्राइबल कैरेक्टर के साथ। तो उसकी दुकान होती थी 4 वहां पे, और लोग मशहूर, जो जैसे होते हैं मलवा के पेड़े या कहीं के लड्डू, उस तरह से, तो 4 दुकानें होती थी। इस बार मैंने 60 देखी होंगी। तो मैं रुका वहां पे, मैंने पूछा कि इतनी दुकानें कैसे हो गई खीर मोहन की? उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद दूसरे व्यवसाय में जो लोग लगे हुए थे, वो भी इसमें आ गए। हाँ, तो लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का व्यवसाय बंद हो गया, खत्म सा हो गया, नहीं सर्वाइव। दुनिया में सब कुछ बंद हो जाने पे भी आदमी खाना बंद नहीं करेगा, ये सबको पता है। वो खीर मोहन जो है, सड़क, चूंकि वो हाईवे है, हाईवे के लोग जो है घरों में गिफ्ट या कहीं जा रहे हैं, जैसे मैं वापस जाऊंगा तो जरूर लेता हुआ आऊंगा। लॉकडाउन में एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी ताऊ, उसमें यही था कि एक कोई ज्वेलर्स है,
कोई सुनार की दुकान है जो कि जेवर बेचते थे, और उन्होंने सब जेवरात हटा के और उन्होंने सब्जी बेची अपने यहाँ पे, क्योंकि लॉकडाउन भर 2-3 महीने बंद रह करके बहुत संकट में आ गए थे। तो अंततः उनको लगा कि सब्जी बेचना सबसे उचित है, क्योंकि लोग किसी भी स्थिति में खा तो रहे ही हैं, चाहे कैसे भी खाने का जुगाड़ कर रहे हो, लोगों को मरचा धनिया आलू तो चाहिए ही चाहिए। सही बात है। तो चलें फिर बात शुरू करते हैं। आज बात हम लोग एक फिल्म और एक वेब सीरीज पे करने वाले हैं जो भारत में आ रही हैं, और उनके बारे में ये कि न सिर्फ ये कि वो पॉलिटिकल मिजाज की हैं, बल्कि उसका सेटअप ही भारत के घरेलू पॉलिटिकल सिस्टम का है। एक में मुख्यमंत्री की कहानी है, एक में प्रधानमंत्री की कहानी है। जो फिल्म है उसमें से उसका नाम है मैडम चीफ मिनिस्टर, जिसमें ऋचा चड्ढा लीड रोल में है। जो वेब सीरीज है जो रिलीज हो चुकी है उसका नाम है तांडव, जिसमें सैफ अली खान का लीड रोल है और भी कलाकार है। मैंने ये फिल्म और सीरीज दोनों ही नहीं देखी हैं अभी, और ना ही सिर्फ इस पर फोकस होकर हम बात करने वाले हैं। इनके बहाने, इनके सहारे हम बात करना चाहते हैं कि एक अच्छी पॉलिटिकल फिल्म क्या होती है, पॉलिटिकल फिल्मों का हिसाब किताब भारत में क्या है, सिनेरियो क्या है, और वो कमजोर क्यों नजर आता है अमेरिका और यूरोप के मुकाबले। और यहाँ जो हम 3 लोग हैं, हमारी पसंदीदा पॉलिटिकल फिल्में और सीरीज कौन सी हैं। लेकिन एक अपवाद है इसमें, पाणिनि बाबा ने तांडव फिल्म देख ली, तो पहले तांडव से ही बात शुरू। 9 एपिसोड आधे घंटे के निपटा डाले मैंने, और मुझे इसके लिए जो निर्माता निर्देशक हैं उनकी तरफ से पैसा मिलना चाहिए कि मैंने 9 के 9 एपिसोड देखने की हिम्मत जुटाई। तो क्योंकि अगर मैं पूरे 9 एपिसोड देख रहा हूँ तो जाहिर तौर पर लोग मुझसे पूछेंगे कि इतने खलिहर हो तुम, या इतना बुरा हो गया है नेटफ्लिक्स और अमेजन की कुछ भी देखे जा रहे हो। कई सारे लोगों ने पहले, दूसरे, तीसरे एपिसोड के बाद नहीं देखी। ऐसा नहीं है कि तांडव देखने योग्य नहीं है, ऐसा नहीं है कि तांडव में कुछ चीजें ऐसी नहीं हैं जो कि हमें पता है कि हमारी जिज्ञासा को और हमारी जो चाक्षुक स्वाद कलिकाएं हैं उनको वो उद्दीपित नहीं करेंगी। चाक्षुक स्वाद कलिकाओं से मेरा तात्पर्य है कि द टेस्ट बड्स ऑफ योर आइज। ये भी वर्ड ऑफ द डे भी हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है, इसको अभी रखते, नॉमिनेट कर देते। कलिकाएं, चाक्षुक स्वाद कलिकाओं का उद्दीपित होना। अमिताभ बच्चन को पसंद आएगा। हाँ, बाबूजी नहीं है तो उन्हीं को पसंद आ सकता है। तो बहरहाल, लेकिन फिर भी तांडव के बारे में पहली चीज जो है वो ये है कि मैं यही लोगों से कहूंगा कि एक पॉलिटिकल सीरीज या पॉलिटिकल फिल्म बनाते हुए क्या नहीं करना है, इसके लिए इस सीरीज को देखना चाहिए। कोई नयापन नहीं है, पहला संकट है। एक बेचैनी है कि तमाम सारी गालियों को यथावत लिख दिया जाए जैसे कि वो समाज में दी जाती हैं, तो उससे एक बोल्डनेस आ जाएगा। लेकिन भाई साहब, प्रधानमंत्री की हार्ट अटैक और पॉइजनिंग से मौत और उसके बाद में दूसरे प्रधानमंत्री के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी, उस प्रधानमंत्री का उसमें शामिल होना, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को विवेकानंद नेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से दिखाया गया है, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे जो दरअसल डीयू में सबसे पहले लगे थे उनको जेएनयू के नाम पे शुरू किया गया है। शूटिंग जो है वो डीयू की है और कलेवर जो है वो जेएनयू का है। ये सीरीज दरअसल भ्रमों और अधकचरेपन की गठरी है, जिसमें हमें ये नहीं समझ में आता है कि क्या छोटा सा इंसान, बहुत अदना सा इंसान इस तरह से किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि को प्रभावित कर सकता है, उसको बेचैन कर सकता है, उसके पद के जाने और बनने तक की चीजों को तय कर सकता है। तो ये जो कच्चापन है, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि शायद सीरीज के लेखक ने सारी तरह की चीजें जो उसको लगता है कि ये एक मसाला है या ये एक पॉइंट है, उन सबको उसने उसमें डालने की कोशिश की है। तो हुआ क्या है कि 56 भोग को आपने एक ही देग में एक साथ डाल करके
और कुछ एक 57वां भोग बनाने की कोशिश की है, और इसीलिए सब कीड़ीच पो हो गया है, कीचड़ हो गया भाई साहब स्वाद का वहां पे। हालांकि लेखक जो हैं गौरव सोलंकी, उनका मतलब ऑफ कोर्स जब जैसे ही सीरीज आई और बड़ी लोगों को उम्मीदें थी हाँ। कि भारत के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बातें हैं, क्या क्या चीजें छोड़कर जाएगी, कुछ हिंट्स छोड़कर जाएगी क्या जो रियल लाइफ पॉलिटिक्स से जुड़े होंगे, इतनी उम्मीदें लोगों ने बांधी थी। जब फिल्म अच्छी, वेब सीरीज अच्छी नहीं निकली तो लोगों ने क्रिटिसाइज भी करना शुरू किया। तो गौरव सोलंकी का स्टेटमेंट आया है कि कविता एकमात्र चीज नहीं होती जो ट्रांसलेशन में लॉस्ट हो जाती है, ये उनका बयान है। मुझे आशंका है कि इस देश में ऐसी तांडव जैसी दुर्घटनाएं और होंगी। क्या हो जाता है कि हर आदमी को लगता है, जो ज़ाइटगेस्ट बोलते हैं कि वर्तमान काल में चल रही चीजें, उसको फिल्मों में पिरोने का, और उसको मतलब आपको याद होगा वासेपुर का दुष्प्रभाव कैसा रहा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी फिल्में ऐसी बना दी जिसमें भौकाल शब्द का इस्तेमाल था। हाँ हाँ, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, मैं तो डर रहा हूँ। बिल्कुल, इसमें किसानों का प्रोटेस्ट भी है। इसकी टाइमिंग को देख के लगता है कि जबरदस्त टाइमिंग है, क्योंकि फिल्म की शुरुआत ही किसानों के प्रोटेस्ट से होती है और वो लैंड एक्विजिशन के खिलाफ वहां पे बात कर रहे हैं। राजनीतिक दलों को भी उसी तरह से दिखाने की कोशिश की गई है। ये जो लड़का जेएनयू में लापता हुआ था उसकी भी आभा वहां पे दिखाई देती है। तो कन्हैया भी है। हाँ, कन्हैया और उमर खालिद भी हैं इसमें। एसएफआई जो है वो एसएआई हो गया है यहाँ पे, और एबीवीपी भी है, बहुत सारे करेक्टर हैं, तो नाम बदल करके पढ़ रहा था, मैंने तो देखी नहीं है। जेएनयू को वीएनयू आप बता रहे हैं कर दिया था, और जो वसंत कुंज थाना है उसको महंत कुंज कर दिया। हाँ, उसको कुंज कर दिया है। तो ये तो मुझे काफी फनी इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन। हाँ, तो मतलब मुझे लगा कि इतनी सारी चीजों को समेटने के चक्कर में वो ट्रांसलेशन में खो गई या कहाँ पे खो गई, लेकिन मूल बात यह है कि कथा में आप क्या दिखाना चाहते थे। अगर 2 लाइन की कहानी, 2 पेज की कहानी जब होती है कि भाई फिल्म क्या है, तो आप 5 मिनट में बता देते हैं ना कि भाई, जिसको अगर आप लिखें कहानी को कि भाई ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ये चीजें हैं, ऐसे है, ऐसे है, फिर उसको ये करता है, उसको वो करता है, और ऐसे होता है। तो वो कहानी जो है, उस कहानी को जब आप एक स्क्रिप्ट पे ढालते हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी होती है कि वो उसमें बंधावट हो, कसावट हो। और मुझे बहुत ही अजीब लगा कि तांडव इसके लिए इन्होंने इस्तेमाल किया। उसमें तांडव जैसा उसमें कुछ है ही नहीं, कहीं पे भी तांडव है नहीं। ये बहुत ही इस तरह से आप देखें कि 2-3 महत्वाकांक्षी, एक ही दल के 2-3 महत्वाकांक्षी लोगों की आपस की वर्चस्व की लड़ाई है कि कैसे वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे। उसमें से 2 तो बाप और बेटे हैं, और तीसरी जो है वो पिता की सहचरी हैं और राजनीति में उसी पार्टी में है। तो ये एक तरह से फैमिली शो है राजनीति का। और उसमें तांडव का एलिमेंट जो है वो बाहर से वीएनयू वगैरह से ला करके उमर खालिद, कन्हैया वगैरह के बहाने दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन ना तो वो अपनी कोई छाप बना पा रहा है उस राजनीतिक और राष्ट्रीय विमर्श में, और ना ये राजनीतिक दल जो है बहुत ज्यादा चीजों को जमीन पर प्रभावित कर पाते हुए, एंगेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत उथलापन है, बहुत बिखराव है। नृत्य के सबसे जो विन्यासित हमारे पास उदाहरण हैं, या परिमार्जित जिसे आप कह सकते हैं कि स्वरूप हैं, कंस्ट्रक्ट हैं, तांडव उनमें से एक है। तांडव सुन के बाद तांडव जैसा लगता है, लेकिन वो एक पूरा विन्यास है। तांडव कैसे शुरू होगा और कैसे खत्म होगा, और उसमें किस तरह के स्टेप्स होंगे और किस तरह की धुरी होगी, किस तरह की चाल होगी। तांडव की जो अपनी गति है, जो ऊर्जा है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। तो बिखरी हुई टूट गई है माला, मोती बिखर गए टाइप वो जो भजन हम लोग बचपन में सुनते थे, तो उस तरह से क्लोज्ड स्क्रिप्ट नहीं है। हाँ, जो मुझे लग रहा है ट्रेलर से वो है कि वो लोगों ने स्क्रिप्ट अनुराग कश्यप की भी नहीं होती है, लेकिन इन्होंने यही किया है कि अब तिग्मांशु को उसमें लेके आए, लेकिन तिग्मांशु को पहले या दूसरे एपिसोड में ही मार के किनारे लगा दिया है। तो तिग्मांशु होके भी कुछ वहां पे उखाड़ नहीं पाए।
मेरा मतलब ये था बाबा कि वो क्या होता है, बहुत सारे लोग कहानियां ऐसी लिखते हैं और फिर कहीं पे ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है ना, कहते हैं भैया ये ट्रेन एक्सीडेंट बहुत जबरदस्त हुई, इसको भी डाल देते हैं। तो उसके बाद जो जो घटनाएं जो भी दिमाग में आई वो सारी हाईलाइट करने के लिए, और वही होता है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो सबको सब चीज उसमें घुसेड़ देना चाहते हैं, जो भी घटनाएं दिमाग में आती है, जो भी कुछ आंदोलन हुए, किसान भी है, छात्र भी हैं, परिवार भी है, बहुत सारी रियल लाइफ की घटनाओं से प्रेरित चीजें होंगी उसमें। पर उसमें वही फर्क वही होगा जो बसंत और महंत में होता है कि बिल्कुल। तो मुझे कितने लगता है हल्के कि से आप इमेजिनेशन इसके जो लेखक हैं सोलंकी साहब, गौरव सोलंकी नाम है ना उनका? हाँ, गौरव सोलंकी का ही उपन्यास है 11वीं ए के छात्र। 11वीं ए के लड़के। हाँ, 11वीं ए के लड़के। बस वो मुझे लगता है कि उनका उपन्यास मैंने देखा था जब आया था, और मैं कतई उससे उत्साहित नहीं था भाषा को लेकर के, काम को लेकर के। मुझे लगता है कि जो 11वीं ए के लड़के हैं वो अभी बड़े नहीं हो पाए हैं, और वो 11वीं ए में ही हैं। हाई स्कूल उन्होंने पास कर लिया है, तो एक तरह की आज़ादी की अनुभूति है, उद्दंडता है, अनुशासनहीनता है, व्यग्रता है, जिज्ञासा है, और अचानक से रॉबिन हुड हो जाने की बेकली है। ये सारे के सारे चारित्रिक गुण इस स्क्रिप्ट में दिखाई देते हैं। मुझे लगता है कि लेखक को जितना मैं कह रहा हूँ उससे कम मुझे निर्देशक के बारे में नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस कहानी को निर्देशक फिर भी संभाल सकता था, जो इसको लाइव इमेजिन करके और डायरेक्ट करता चल रहा था। वो निर्देशित भी नहीं कर पाए हैं, और वो नहीं पकड़ पाए हैं कि जो वो लोगों से अभिनय करा रहे हैं वो भी सही नहीं हो पा रहा है। एक डिम्पल कपाड़िया को छोड़ दें तो सैफ सेक्रेड गेम्स जैसे ही औसत हैं इसमें। हालांकि उनके लिए अच्छा है कि सिनेमा से मुक्ति के बाद एक तरह से जब बहुत वहाँ पे कुछ बचा नहीं, तो वो सीरीज वगैरह में लगातार आ रहे हैं और ठीक ठाक लोग उनको पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन औसत ही थे सेक्रेड गेम्स में भी, और औसत ही हैं यहाँ पे। पूरी के पूरे 9 एपिसोड्स में डिम्पल कपाड़िया ही देखने योग्य हैं। उनके चेहरे के भाव, केश वल्लरियाँ, आंखों में वही बेचैनी, वही गांभीर्य और वही चपलता राजनीति की स्क्रिप्ट के ऊपर, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। सुनील ग्रोवर इनका नाम है। सुनील ग्रोवर। हाँ, ये बहुत ही निगेटिव गंभीर रोल के साथ में उतरे हैं। इनको लगा था कि ये काला कुर्ता पहन के निकलेंगे तो सुन्नी से शिया हो जाएंगे, लेकिन हो नहीं पाए। मुझे बार बार लगता रहा कि गुत्थी अभी कुछ ऐसा कर देगी कि हम हंसने लगेंगे। तो, लेकिन मेहनत की है सुनील ने अपने चरित्र को लेकर के, उसको निभाने की कोशिश की है। निर्देशक उनसे उस तरह से काम ले नहीं पाए हैं। तो तांडव के बारे में मैं मूल बात यही कहना चाह रहा हूं। अभी हम लोग आएंगे इसके ऊपर कि राजनीतिक सीरीज किस तरह की बननी चाहिए, लेकिन क्या नहीं बनना चाहिए ये आप तांडव देख करके तय कर सकते हैं कि अपने को क्या नहीं करना है। और जो ताऊ कह रहे हैं वो बहुत दीगर बात है कि देश को जब एक सत्यजीत रे मिल जाता है ना, तो फिर हर बंगाली सत्यजीत रे ही बनना चाहता है। वासेपुर आने से एक ही दुर्घटना हुई है कि वासेपुर के बाद में हर आदमी जो है वासेपुर ही बनाना चाहता है, और ये बात जो है ये उचित है नहीं। हालांकि इसमें वासेपुर जैसा कुछ भी नहीं है, वासेपुर के पसंगे बराबर नहीं है ये। यहाँ तक कि रामाधीर सिंह भी रामाधीर सिंह नहीं लगे इसमें मुझे। वो मैं हालांकि देखूंगा इसको, जब मैं वापस ऐसी स्थिति में होगा कि मैं 9 एपिसोड के लिए आधे घंटे दे सकूं, तो वो दिन आ जाए तो अच्छा है, मैं इसको देखूंगा। पर मैं एक चीज और, इसमें विवाद सा एक छिड़ गया है। बीजेपी के किसी महाराष्ट्र के नेता ने इस पर बैन लगाने की मांग की है। बहुत सारे लोग ट्विटर फेसबुक पर लिख रहे हैं कि ये हिंदू विरोधी है। ऐसा क्या है इसमें बाबा? ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। बस ये है कि हिंदू विरोधी ना हो करके कहीं कहीं पे यहाँ पे तंज किया गया है राइट विंग की पॉलिटिक्स के ऊपर। अच्छा। लेकिन उसको बहुत सोबर तरीके से ऐसा किया गया है कि वो मुकदमेबाजी की नौबत तक ना पहुंचे और बात भी कह दी जाए और वो बुरी भी ना लगे।
तो हाँ, क्योंकि हमारे एक प्रख्यात बहुत महान आदरणीय महामाया कमाल आर खान साहब हैं, कमाल राशिद खान। उन्होंने ऐसे ही उनका उनका काम होता है यूं ही पलीता लगाना। तो उन्होंने लिखा है कि चूंकि निर्देशक भी मुसलमान है और प्रोड्यूसर भी मुसलमान है और दोनों मेन एक्टर भी मुसलमान हैं, तो विवाद तो होगा ही इस बार। तो क्योंकि प्रधानमंत्री को मारना, प्रधानमंत्री को कब्जियाना, इतने बड़े पद को कमजोर दिखा ले जाना, ये आज का मानस आसानी से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बाकी मैं ये बताऊं कि कई सारी फिल्में जो अभी आसपास के समय में आई हैं या सीरीज आई हैं, उससे कम आक्रामक है ये सत्ता प्रतिष्ठानों के प्रति। मतलब यही ले जाना चाहता था मैं बात को, जैसे बाबा ने जिक्र किया प्रधानमंत्री किस तरह से बात करता है, ये तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं फिल्मों में दिखाया, तो कई बार ये होता है कि पीछे से दिखा दिया, क्योंकि बेजा विवाद से बचने के लिए प्रधानमंत्री का चेहरा भी कई निर्देशक दिखाना नहीं पसंद करते, हल्का सा पीछे से दिखा दिया, महिला है तो महिला वरना पुरुष है पुरुष। हमारे यहाँ वो हाँ, प्रधानमंत्री ना हो गए प्रॉफिट हो गए। हाँ, मतलब वो नुएंसेस में जाके बात नहीं होती कि प्राइम मिनिस्टर अगर अपने सचिव से बात कर रहा होगा तो इस भाषा में बात। जैसे आप देखें कि जब ये ट्रेलर आया कुछ लोगों ने कहा कि ये वो कौन सी वेब सीरीज है, अमेरिकन हाउस ऑफ कार्ड्स, उसका एक सस्ता भारतीय संस्करण बनाने की कोशिश जैसा लग रहा है, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की तिकड़में हैं और इंडियन पॉलिटिक्स और उसके रेफरेंसेस हैं। अमेरिका में ये काम हो चुका, बड़ी सराहना मिली उस सीरीज को, तो मतलब उसकी भी अपनी अलग अलग एपिसोड्स की आलोचनाएं हैं, लेकिन एक ओवरऑल उस सीरीज को बहुत सराहा जाता है, हाउस ऑफ कार्ड्स को। फ्रैंक अंडरवुड उसमें कैरेक्टर है जो राष्ट्रपति, जो विदेश मंत्री न बनने के बाद अपनी जो अदावत को विस्तार देता है और फिर वो राष्ट्रपति बन बैठता है। अपनी राष्ट्रपति की कुर्सी को बचाए रखने के लिए वो कई तरह की तिकड़में करता है, जो उस सीरीज में देखते हुए लगता था कि यार ये तो बहुत ज्यादा ही हो गया, ये तो इम्प्रैक्टिकल हो गया कि आप किसी एक स्टेट में बलवा करवा दें या एक फर्जी बम ब्लास्ट करा दें ताकि वहां के चुनाव जो है रद्द हो जाएं। लेकिन कैपिटल हिल वाली घटना के बाद अब कुछ भी अनरियल नहीं लगता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो फिर भी कन्विंसिंग लगती थी राष्ट्रपति के तौर पर उसका बर्ताव। मैं तत्काल की 2 पॉलिटिकल सीरीज का हवाला देना चाहता हूं, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको क्यों देखें और क्यों ये एक टेक्स्ट बुक बननी चाहिए कि व्हाट नॉट टू डू व्हेन यू डील विद द पॉलिटिकल सीरीज वाला टॉपिक्स उसमें। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ समय में आप देखें तो राजनीति जो है वो सीरीज की सक्सेस का एक शुद्ध, सक्सेसफुल, प्रूवन भारतीय फार्मूला बन चुकी है। पाताल लोक हो, पंचायत हो, सेक्रेट गेम्स हो, मिर्जापुर हो, आप देखें कि राजनीति किस तरह से भरी हुई है। लेकिन मिर्जापुर में जो गलती हुई, मुख्यमंत्री और उसके इर्द गिर्द की चीजों को इतना हल्का और सस्ता करके ले आना, उनकी पावर्स का आप पसंगा भी नहीं दिखा पा रहे हैं। जिस तरह की रियलिटी है, मिर्जापुर में भी यही प्रॉब्लम हुई थी, मिर्जापुर के पार्ट 2 में, कि पार्ट 1 में एक अच्छा बिल्डअप करके वो पार्ट 2 में सब कुछ लाने के चक्कर में उन्होंने एक खरमंडल किया, और वही गलती यहाँ पे हुई। और मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि मेरी पसंदीदा सीरीज में है। एक है मैडम सेक्रेटरी, विदेश मंत्री के ऊपर अमेरिका की एक ये सीरीज है, और कितने सधे हुए तरीके से उसमें डिप्लोमेसी को, पॉलिटिक्स को, ऑफिस की राइवलरी को, पॉलिटिकल उठापटक को, इन सारी चीजों को दिखाया गया है। और दूसरा एक राज परिवार के ऊपर सीरीज है जिसके ऊपर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, क्राउन पे। लेकिन क्राउन में भी आप देखिए कि पॉलिटिक्स को कैसे दिखाना है, इसकी सलाहियत, इसकी तमीज वो हमें सिखाती है। एक राज परिवार की कहानी में चर्चिल से लेकर के और डायना तक, थैचर तक, कैसे राजनीति, डिप्लोमेसी, विदेशों से संबंध, इजिप्ट से निपटना, अफ्रीका में वर्चस्व को बचाए रखना, इंडिया से डील करना, ये सारी चीजें, और फिर अपने इंटरनल अवयवों से डील करना, इकोनॉमी को देखना है, वार को देखना है, अनरेस्ट को देखना है, स्कॉटलैंड को देखना है। इन सारी चीजों को किस तरह से उन्होंने दिखाया है, किस तरह से संभाला है, सहेजा है। यहाँ पे
इस पूरी राजनीति में जहां पे हम प्रधानमंत्रियों की लड़ाई देख रहे हैं, प्रधानमंत्री पद की लड़ाई देख रहे हैं, राजनीति का राह भी नहीं दिखाई देता है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड भारतीय राजनीति है और ये उसको इतना सीधा सीधा करके दिखाया जाता है, वैसे ही स्टीरियोटाइप तरीके से जैसे कि हम कभी क्रांतिवीर में देखते रहे या तिरंगा में देखते रहे या बाकी फिल्मों में देखते रहे। रियलिज्म के पास आकर के भी ये भाग जाते हैं। तो ये उस गली तक आए हैं जहां पे आपका पात्र रहता है, जहां पे सच्चाई रहती है। लेकिन भाई साहब इन्होंने दरवाजे पे दस्तक भी नहीं दी है और इस गली से ही लौट गए हैं। ये आदमी उस दरवाजे पे दस्तक सुनना चाहता है और उस दरवाजे के अंदर की कहानी देखना चाहता है। बाहर के ड्रामे वो बहुत देख चुका है। नहीं, पर हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, जैसे क्या मतलब उस तरह का एक्सेस नहीं हो पाता है कि लोग उस तरह की पक्की रिसर्च कर पाएं कि अंदर खाने चीजें क्या होती हैं और उसका सही डिपिक्शन कर पाएं। डिपिक्शन करते हैं तो वो बिल्कुल नकली लगता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि नहीं, मुझे लगता है फटती है। नहीं, पर भक्ति ऐसे आप देखिए मुख्यमंत्री भी ठीक नहीं दिखा पा रहे हैं ना, इसीलिए फटती है क्योंकि हम उसको नॉवल का ही रखना चाहते हैं, तो हमारे ऊपर कोई अभियोग नहीं लगेगा। क्लीच पो कर दो उसको एकदम। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 56 भोग एक में डाल करके 57वां बना दिया इन्होंने, क्योंकि ये उन चीजों को दिखाने का मुझे लगता है कि रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। वो सामर्थ्य नहीं है या वो तैयारी नहीं है उसको दिखाने की। रिसर्च भारत में एक सबसे कमजोर चीज है। ये जो लोग जिन्होंने बांस के खोखों से ग्रह खोज लिए थे और पंचांग बना लिए थे अब से हजारों साल पहले, अब रिसर्च के प्रति एकदम उदासीन हो चुके हैं। सारा रिसर्च विदेशों में होता है, यहाँ पे केवल बातें होती हैं। कई उसके दो इंग्रेडिएंट होते हैं वैसे बाबा, दो इंग्रेडिएंट होते हैं उसके जी। एक होता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो बहुत जरूरी है कोई भी इस तरह का राजनीतिक काम करने का। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए जहां पे भी होता है, नंबर एक। नंबर दो के सच को सच की तरह कहने की ताकत, उसमें मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन काफी नहीं होती है, स्ट्रेंथ टू एक्सप्रेस भी होना चाहिए। तो उसमें यहाँ पे दोनों चीजें हमारे भारत में थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, आदमी को सेल्फ सेंसर करना पड़ता है सेंसर बोर्ड के पहले, और सेल्फ सेंसरशिप जहां भी होती है वहां पे क्रिएटिविटी उसका सबसे बड़ा नुकसान होता है। आप देखिए, सेल्फ सेंसरशिप इसलिए होता है कि आप चार लोग बैठते हैं कोई कहानी लिखने के लिए भी, जो तो आप ये कहते हैं क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या हम ये कर सकते हैं, क्या ऐसा दिखा सकते हैं, ये दिखाएंगे तो क्या होगा। वो सेल्फ सेंसरशिप का स्टेज होता है। उसको क्रॉस करने के बाद भी जब आपने एक प्रोडक्ट तैयार किया, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो प्रोडक्ट में मतलब आपकी क्रिएटिविटी का जो एक रिजल्ट है, वो एक फिल्म हो सकती है, एक किताब हो सकती है, कविता हो सकती है। फिल्म हो जाने के बाद जिसमें कि आपने करोड़ों रुपये लगाए, है ना, 200, 300, 400, आजकल तो बहुत बजट होता है फिल्मों का। उसके बाद वो सेंसर बोर्ड बोलेगी नहीं इसको रिलीज नहीं करेंगे, फला चीजें कट कर दो। उसके बाद वो जब थिएटर में जाएगी तो स्थानीय नेता कूद पड़ेंगे, वो थिएटर बंद करवा देंगे, बावेला खड़ा करेंगे। तो वो एक सेंसरशिप की लड़ाई है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कॉम्प्रोमाइज की। एक है स्ट्रेंथ कि आप क्या सच, आप ये समझते सच फिल्मों के लिए उसका फिल्मीकरण करना जरूरी है, ड्रामेटाइजेशन करते हैं, नाट्य रूपांतर जिसको बोलते हैं। तो उसमें आप थोड़ा सा एक आर्टिस्टिक लिबर्टी लेते हैं कि कुछ चीजें उसको ड्रामेटाइज करने के लिए एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, पर सच से कभी समझौता नहीं करते। हमारे यहाँ ये भी है कि हम ठहरे बेईमान लोग, तो आप जो कहना चाहते हैं, आपका जो बयानिया है, आपका जो नैरेटिव है, आप उसके आधार, उसके चश्मे से घटनाओं को देखते हैं। वो देखने की आजादी आपको है, लेकिन क्या वो जो बयानिया है उसमें सच कितना है, ये सच कहने की हिम्मत और बाकी देश को सच सुनने की ताकत, ये दोनों जो चीजें हैं, दो इंग्रेडिएंट होते हैं, दोनों कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। और उसका रिजल्ट ये है कि हम कहीं पे भी बिना कॉम्प्रोमाइज के काम नहीं कर पाते। और जब कॉम्प्रोमाइज्ड होगा आपकी किताब, आपकी कविता, आपकी फिल्म, आपका वेब सीरीज, जब वो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो बहुत मुश्किल है कि हम एक महान काम कर सके, कुछ ऐसा कर सके जो बिल्कुल अलग हो। बिल्कुल, तो वही एक संकट है। और मुझे लगता है कि ये लेखन में ये ईमानदारी
हिंदी साहित्य में रही है, इस तरह की ईमानदारी मनोहर श्याम जोशी ने भी बरती है। मंटो के उस्ताद हैं, इंस्पिरेशन हैं, परसाई इसके जादूगर हैं। तमाम सारे लोगों में वो ईमानदारी दिखती है। यहाँ तक कि कमलेश्वर ने भी जब कितने पाकिस्तान लिखा तो कितनी सारी चीजों को उधेड़ के रख दिया। मैं उस तरह की इच्छा शक्ति, उस तरह का की दृढ़ता का अभाव पाता हूं तमाम सारे लेखन में आज के समय में, जो सच को सच की तरह लिख पाए। और इसमें जो ताऊ कह रहे हैं वो एक बहुत दीगर बात है कि मैं आज के समय की बात कर रहा था। आज के समय में इसका अभाव हो गया है। ऐसा हम तो कुछ भी कर सकते थे इस देश में, पर धीरे 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 इन चीजों का ज्यादा खुलना था, वो चीजें बंद हो रही हैं। मतलब दरवाजे बंद हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब रोशनी बहुत बढ़ा दी गई है, दरअसल लोगों ने अपने आप को कनस्तरों में बंद कर लिया है, वो ड्रम के अंदर जा छुपे हैं और कमरों में हैलोजन लगा दिए गए हैं और लोगों को लग रहा है कि बहुत उजाला है, लेकिन दरअसल उजाला नहीं है, दरअसल कोहरा घना है। तो कोहरा बहुत बढ़ गया है इस देश में। लेकिन एक चीज है बाबा कि जो रिसीविंग एंड है, जो कंज्यूम कर रहा है, उसको भी, उसमें भी तो कई छोटे छोटे आहत समूहों में बट गया है वो। जैसे कि मैडम चीफ मिनिस्टर था, मतलब हो सकता है वो आपत्ति पूरी तरह जायज भी हो, पर उसके अलावा और भी कई सारी फिल्मों के साथ कई अजीबोगरीब, या पद्मावत के साथ जो हुआ, कई अजीबोगरीब किस्म के विवाद हुए कि फिल्म का टाइटल ये क्यों रखा गया, फिल्म में ऐसा डिपिक्शन क्यों है। तो जो डायरेक्टर है वो अपने आप में कमजोर व्यक्ति हो गया है पॉलिटिक्स पे बात करते हुए, या ऐसी किसी चीज को डिपिक्ट करते हुए जो राजनीति से जाके जुड़ती हो। जैसे मैडम चीफ मिनिस्टर वाला विवाद ये था कि जो उसमें डिपिक्शन है ऋचा चड्ढा के किरदार का, क्योंकि वो एक ऐसा लगता है उसके पोस्टर से कि वो एक दलित मुख्यमंत्री की कहानी है, तो उसमें उनको गंदला और वैसे कपड़े पहने हुए और चेहरे पे भी थोड़ी सी हल्की सी मिट्टी लगी हुई, हमेशा दलित मुख्यमंत्री का डिपिक्शन वैसा ही क्यों है, वो क्यों नहीं एक दबंग स्टाइल में हो सकता है। हालांकि उसको स्वीकार भी किया, ऋचा चड्ढा ने माफी भी मांगी। वो एक पोस्टर का मसला था ना। जब ट्रेलर रिलीज हुई तो यह स्पष्ट हो गया कि यह फिल्म मायावती से प्रेरित है। उसमें वो सचिवालय की घटना है, वो गेस्ट हाउस वाली घटना जो हुई थी वो भी है। वो गेस्ट हाउस कांड, और गेस्ट हाउस कांड है उसमें। वो उन पर ढीले तरीके से आधारित है। अब ये है कि कुछ लोग, नेता है, एक भीम आर्मी के नेता ने भी धमकी दी है कि भाई हम थिएटर जला देंगे अगर इस फिल्म को प्रदर्शित किया जाए। मायावती दलित आइकन है, नेता रही हैं, बहुजन समाज पार्टी की सर्वे सर्वा है। अब उन पर जो फिल्म बनी है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि उनके समर्थकों को कचोट सकती है, आहत कर सकती है, और बाकी लोगों को भी आहत होने के लिए कोई बहुत बड़ा कारण नहीं चाहिए। पर एक माध्यम यह भी हो गया है कि आप अपनी नेतागिरी चमका सकते। पद्मावत के चलते बहुत सारे राजपूत नेता, करनी सेना के नेता और इन लोगों ने अपनी राजनीति चमकाई। मैडम चीफ मिनिस्टर में कुछ दलित नेता राजनीति चमकाएंगे। जिस आदमी ने वह फिल्म बनाई है वह तो यही कहेगा कि यह सब कुछ काल्पनिक है और इसका किसी जीवित और मृत व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। पर लोगों को आहत होने के लिए तो काल्पनिक चीजें ही चाहिए। कल्पना से आहत होने वाले समुदाय हैं हम, और यही इस देश की विडंबना है कि अब जिस देश में प्राचीन काल से बहुत कुछ, मतलब बाबा तो उसके क्या बोले, ये लंबी लिस्ट निकाल देंगे, फेहरिस्त निकाल देंगे चीजों की, जो सीधे तौर पर जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ गई और वो आज भी सरवाइव कर रही है सदियों से। चेतना की दृष्टि से हम अभी डार्क एज में चले गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। दुनिया जब डार्क से वापस आई है, बिल्कुल, क्योंकि जब दुनिया डार्क एज में थी, या डार्क एज से पहले, रेनेसा को तो मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि रेनेसा का भी अलग अलग सार संक्षेपण हैं अलग अलग देशों की दृष्टि से, और उसका जो पारिभाषिक वजूद है वो एक तरह के मूवमेंट को लेकर के है। लेकिन मैं अगर ये कहूं कि दुनिया में जब गैलीलियो और मैगलन जलाए जा रहे थे, तब हमारे यहाँ पे अष्टावक्र बहस कर रहे थे, तब वाल्मीकि जैसा दलित राम की कथा संस्कृत में लिख रहा था,
इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि रिलीजन के कंट्राडिक्शंस को हाईलाइट करते हैं। आप ये देखिए तो तरह तरह के यौनिक, सामाजिक और सांस्कारिक हर तरह के की भ्रष्टता आपको भारतीय मैथोलॉजी में, धर्म परंपरा में कथा के तौर पे मिलेंगी। तमाम देव देवताओं के साथ में आप चरित्र से लेकर के व्यवहार तक तमाम तरह के उच्छेप अधुच्छेप पाएंगे। वो इंद्र से लेकर के सबकी कहानियां हैं, ब्रह्मा इंद्र सबकी कथाओं में वो धरा हुआ है। बहुविवाह हैं, कहीं पे किसी को 100 पुत्र हैं तो कहीं पे 5 पतियों की एक पत्नी है। तो विचित्र सी कथाएं हैं। कर्ण का त्याग है और फिर कर्ण की वापसी है, भीष्म की प्रतिज्ञा है, शकुंतला की कथा है। इतनी सारी चीजें हैं जो कि जिनके ऊपर दुनिया आज बहस कर रही है ना, उसको लगता है कि हम ये कोई नया आइडिया लेके आए हैं। वो ऑलरेडी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की फोकलोर में और उसकी रिलीजियस कल्चरल ट्रेडिशन में ऑलरेडी वो कथाएं, वो एग्जाम्पल एग्जिस्ट करते हैं। संकट ये है कि जब मैगेलन और गैलीलियो मारे जा रहे थे और हम खुले हुए थे, उस समाज से जिन्होंने मैगेलन और गैलीलियो को मारा, जिन्होंने सोक्रेटिस को जहर पिलाया, इन सारे के सारे लोगों ने अपने दिमाग के दरवाजे खोले हैं और हमने अपने आप को डार्क एज में बंद कर लिया है। और जो ताऊ कह रहे हैं उसकी बिल्कुल मुझे लगता है कि एक बड़ी वजह यह है कि विमर्श खत्म हो गया है। आज कोई डायलॉग है ही नहीं इस तरह की चीजों को लेकर के, जहां पे हम ये बताएं कि क्यों जो मन में आए उसको कह देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जीवन एक ही मिला है और इसमें जो बातें आई हैं कल्पना में या अनुभव में, उनको कहने की कुवत और वो स्पेस लोगों को होना चाहिए। वो स्पेस खत्म कर दिया गया है। दूसरा ये है कि ये जो आहत होने की नई परिपाटी है, ये नीचे से नहीं है। लोग नीचे आहत नहीं हो रहे हैं, लोग ऊपर से आहत कराए जा रहे हैं। तो यथा राजा तथा प्रजा वाली स्थिति होती है। और आप ये देखिए, अब जैसे किया जाता है कि कृपया आहत हो, हाँ कृपया आहत हो। अरे आहत नहीं हुए तुम अभी तक, है ना? और लेटर हेड पे आ जाए कि आहत नहीं होना है तो कोई आहत भी नहीं होता। हाँ हमारे यहाँ तो एक अजीब चीज है कि जिसका खून न खौला उसका खून पानी है। हाँ, जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वो पानी है। जन्मभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी है। तो खून का ना खोलना काम आए जवानी पहले दिव्या भारती के काम आती रही जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ, और आजकल कंगना रनावत के काम आ रही है। तो जवानी का करेंगे क्या, है ना? और फिर मैं दूसरी कथा याद करता हूँ कि प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। बताइए, विधवाओं के साथ ये विभीषिका साहित्य में आ गई। लेकिन मोटी बात यही है, अब जैसे कर्णी सेना का ही उदाहरण देख लीजिए कि क्षत्रियों के वो नेता जो अपने उदर की वजह से अपने जूते के फीते तक नहीं देख पाते हैं, वो जो है पद्मावती के की सुचिता को बचाने की लड़ाई कर रहे हैं। अरे लड़ाई तो इस पे होनी चाहिए थी कि ऐसे क्यों हुआ। लड़ाई तो इस पे होनी चाहिए थी कि इतने गुजराती परिधान क्यों पहना दिए, राजस्थान के परिधानों की कुछ तो इज्जत रखो। एक बंगाली आदमी गुजराती इंस्पिरेशंस के साथ में लहंगे और बेल बूटे तैयार कर रहा है, कुछ तो राजस्थान की अपनी कलाकारी को और इसमें हाईलाइट करने की कोशिश करो। बहस तो इसके ऊपर होनी चाहिए थी कि घूमर इस तरह से होता नहीं है जिस तरह से वो घूमर कर रही हैं। बहस इस पे भी होनी चाहिए थी कि ये घूमर है नहीं जिसको घूमर बता करके वहां पे गाया गया है और जिस पे नाच हुआ है। बहुत सारी चीजें बहस के लिए थी जिन पे बहस नहीं हुई, सही चीजों पे बहस नहीं हुई। बहस उन चीजों पे हुई जिनको कहा गया कि आहत हो आहट हो। हाँ, पहले कहा गया कि आहत हो जाओ और फिर कहा गया कि आहट होनी चाहिए कि तुम आहत हुए हो। तो ये आहट का खेल जो है ये कभी हम इसको, ये जो बीमारी है भाई साहब की, नाथूराम गोडसे का नाम जिसने पूरा नहीं पढ़ा, नाथूराम गोडसे का कहा सुना जिसने नहीं जाना कभी, वो महिला जो है वो महात्मा गांधी के पोस्टर पे बंदूक तान करके और अपनी फोटो खिंचवा रही है। ये वही प्रवृत्ति है और ये कहीं और से आ रहा है। आपको लगता होगा कि ये नीचे से है, लेकिन दरअसल भाई साहब नीचे से कुछ भी नहीं है। ये सब शावर से गिर रहा पानी है, लोग इसमें भीगते जाते हैं। सही है। तो ये कोहरे का समय है। तुमने बात शुरू की थी कोहरे से, मुझे लगता है कि भारतीय समाज एक
अजीब सी धुंध की गिरफ्त में है, जहां पे वो कुछ भी साफ देख सुन समझ नहीं पा रहा है, और इस असुरक्षा में, इस कुहासे के प्रभाव में अपने आप को बचाए रखने के लिए वो रह रह के आवाज करता है, डिपर ऑन कर देता है, बीच बीच में बेवजह हॉर्न बजाता है, खिड़की खोल के नीचे झांकता है कि सफेद पट्टी सड़क की दिख रही है कि नहीं। ये सारी चीजें वो करता है। देखिए काऊ के पीछे जैकिया सब लड़ने लगे। हाँ हाँ, 2-3 छोटे छोटे हैं हाँ और वो, हाँ तो वो आहत हो गए होंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो स्थिति है ना, ये कोहरे वाली, इसमें ये हमारी अपनी कुंठाएं और असुरक्षाएं हैं जो हमें बात बात पे आहत करा रही हैं, और हम आहट पैदा कर रहे हैं उसमें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। अभी अगर अंधेरे में आप चले हो गांव में, या कभी आप ऊंची घास वाले मेड़ों पे चलते हुए पानी लगाने या ट्यूबवेल को देखने या फसल को देखने अपने खेत खलिहानों में गए हों, तो एक सहज प्रवृत्ति है कि चप्पल को पैर के तल्ले पे बजा के चलने की आदत, ताकि चट चट की आवाज हो, कीड़ा कांटा रास्ते से हट जाए, चले जाए। भेड़िया लखड़बग्घा अगर आसपास बैठा है तो आपकी बीड़ी की गंध से वो दूर हो जाए। तो ये जो असुरक्षाएं हैं ना, जिसमें हम स्वयं आहट पैदा करते हैं, ये वो प्रवृत्तियां हैं। और मुझे लगता है कि ये समस्या गौरव सोलंकी की नहीं है, ये समस्या दरअसल हमारे समय की है, जिसमें कि चीजों को जैसे कहना चाहिए वैसे कह पाने की गुंजाइश और वैसा वैसा कह पाने का आत्मबल, दोनों चीजें नदारद है। ये समस्या कोहरे की है। कोहरे तो वो एक मुझे पंक्ति याद आ गई जब आप बोल रहे थे ना, तो जी, हाँ, कोहरे को कुहासा कहते हैं। तो कुहासा आसमां पर छा रहा है और हम चुप हैं। अंधेरा धूप को, आपने अंधेरे का भी जिक्र किया था, अंधेरा धूप को धमका रहा है और हम चुप हैं। और चुना था गांव के वटवृक्ष का रक्षक जिसे हमने, वही लेकर कुल्हाड़ी आ रहा है। क्या बात है। यही तो चाहिए, राजनीतिक फिल्मों में आए तो मजा आए, लेकिन अब यहीं से निकल लेते हैं क्योंकि इसके बाद कह गए कि बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव। तो बिजार स्टोरी की बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल फिल्म्स के साथ हमारे यहाँ भारत में क्या कमजोरियां हैं जो अक्सर पेश आती हैं, उस पर हमने बात कर ली। आज की बिजार खबर यह है, फिर उस पार भी जाना है प्राइवेसी की तरफ। बिजार स्टोरी ये है कि कनाडा में एक जगह है, क्यूबेक नाम है जगह का, वहां कर्फ्यू लगा था, रात 8 बजे के बाद घूमने पर मनाही है क्योंकि कोविड-19 फैला हुआ है। तो ऐसे में एक महिला को गिरफ्तार किया गया जो अपने पति के गले में लीश बांधकर, क्या बोलते हैं लीश को हिंदी में? पट्टा। हाँ, कुत्ते वाला जो पट्टा होता है वो बांधकर, कुत्ते वाली जंजीर। जंजीर, हाँ। तो उनको पुलिस वालों ने रोका कि भाई ये क्या कर रही हैं आप, घूम रही हैं कर्फ्यू में। तो बोली कि मैं तो अपने कुत्ते को घुमाने निकली हूँ और अपने घर के आसपास हूँ, जिसकी इजाजत है, मतलब 1 किलोमीटर तक आप अपने घर के आसपास घूम सकते थे, ऐसा अलाउड था कर्फ्यू में, अपने पेट के साथ। तो उन्होंने अपने पति को, जिनके लीश बंधी हुई थी गले, उनको अपना कुत्ता बताया और कहा कि मैं तो अपने पेट के साथ घूम रही हूँ। तो पुलिस वाले ने फिर काउंटर किया कि भाई ये तो कुत्ता नहीं है, ये तो आदमी है। तो उन्होंने रेजिस्ट किया जो भी है, और उसके बाद दोनों को अरेस्ट कर लिया गया और दोनों पर $1500 का, मतलब $3000 का दोनों को मिला करके फटका लगा है, जुर्माना। और भारतीय रुपयों के मुताबिक करीब 2,20,000 रुपए उनको घूमने का जो है शुल्क देना पड़ा। अब मुझे इस पे जो जिस तरह से इस तरह की स्टोरीज को परसीव किया जाता है, काफी स्त्री विरोधी चुटकुले याद आते हैं, पर मेरी बीवी बहुत मारेगी मुझे, तो मैं आप लोगों के सपोर्ट करता हूँ। नहीं, इसमें स्त्री विरोधी वाली बात से ज्यादा बड़ी बात यह है कि अभी हम लोग यही कह रहे थे कि लोगों को आत्मबल मिले कि वो अपनी चीजें कह पाए, कर पाए। और अभी जो है तुरंत जो है आसमान से गिरे और खजूर में अटके वाली व्यवस्था। हाँ, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे फाइन है $3000। और ये कमाल की बात है कि अगर वो महिला सही में किसी कुत्ते को लेकर टहल रही होती, और तब आप उसको कुत्ता कह देते, तो वो कहती कि खबरदार, जो तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी, मेरा कुत्ता कुत्ता। तो एक तरफ तो ये लड़ाई चल रही है, कुत्ता नहीं है बाबू है मेरा। हाँ। तो
तो ये जो संकट है भाई साहब, इसमें हमको लगता है कि ये एक अजीब सा बिंब है, जिसमें कि जब ये स्त्री विमर्श की दृष्टि से इसको देखा जाएगा तो एक 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 चीज ये याद आती है कि कैसे पैट्रियार्की जो है वो जेंडर बाउंड नहीं है, और इसलिए इसे कुछ लोग एक बहुत ही वाइल्ड एक्ट के तौर पे देखेंगे, लेकिन कुछ लोग इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये इस चीज को दिखाता है कि पैट्रियार्की जब महिला के सर पे हावी होती है तो वो कैसे बिहेव करती है, वो कैसे पुरुष बन जाती है। और लॉकडाउन ने वैसे भी आदमी को कुत्ता बना के ही छोड़ा है पूरी दुनिया में। ये तो सच है ना। ये देखिए, साबित हो चुका है कि लॉकडाउन उतना प्रभावी नहीं होता जितना कि मास्क, सैनिटाइजर, ये सब होते हैं। लॉकडाउन के पीछे अभी भी पश्चिम पड़ा हुआ है, वहां पे कोई सुधार बहुत ज्यादा आया नहीं है। और अगर इंसान 2 लोग में से एक कुत्ता बनकर घूमना चाहता है तो इसकी आजादी मैं सोचता था कि कनाडा में तो जरूर ही होगी, हिंदुस्तान में तो नहीं है। हिंदुस्तान में तो हम सभी कुत्ते हैं, और जिसका जंजीर जो है किसी और के हाथ में। हमारा तो धंधा ही है वॉच डॉग वाला। लेकिन ये बहुत मतलब अब इसके बिजारनेस में तो तरह तरह की बिंब हैं, हम लोग उसको इंटरप्रेट करते रहेंगे। लेकिन ये भी मुझे दिखाई देता है कि इस तरह के कंडक्ट्स जब भी सोसाइटी में होते हैं तो उसके पीछे का इंटेंशन उस आदमी को टहलाना नहीं है, उसके पीछे का इंटेंशन दरअसल किसी और को दिखाना है, किसी और को कुछ मैसेज देना है। ये दरअसल एक पति और पत्नी के बीच की बात नहीं है, ये दरअसल समाज की बात है। वो महिला कोई संदेश देना चाहती है, वो शायद कोई कंट्रोवर्सी पैदा करना चाहती है, अटेंशन गेन करना चाहती है, या वो पति ऐसी प्रवृत्ति रखता है, उसने ऐसा कहा है कि तुम ऐसे करो। जो भी है उन दोनों के बीच का है, उनका मानस हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग 500 शब्दों की कहानी पढ़ के समझ लेते हैं कि हम सारा साइको कल्चरल एनालिसिस कर लिया हमने एक कैरेक्टर का, उसके इनसाइड द ब्रेन वाली स्थिति में हम आ गए हैं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये बहुत ही मेरा विश्वास ये है कि ये दोनों बोर्ड थे। हाँ, वो बहुत बोर्ड थे दोनों, मैं यही समझता हूँ। वो दोनों आदमी बोर हो चुके थे और उन्हें इसमें सुख मिला, इसमें उनको एक तरह से रिलीज है उनके लिए। थम्स अप पिया होगा ताऊ उन्होंने विज्ञापन देखा होगा सलमान खान का, आज कुछ तूफानी करते हैं। हाँ, तो उन्होंने ये सोचा कि तो लेकिन ये एक और मतलब ये तमाम बीमारियों के साथ जब बात कर रहे थे, ये भी कि पति को कुत्ता बोलना इतना आसान क्यों हो गया। मतलब गाने बने हुए हैं हमारे यहाँ पॉपुलर कल्चर में, आप देखिए बॉलीवुड में गाने बने हैं, बन गया कुत्ता देखो, और एक कि औरत के पीछे आदमी कुत्ता हो जाता है, गर्लफ्रेंड के पीछे कुत्ता हो जाता है। ये इतना इसकी स्वीकार्यता कैसे बढ़ गई इस बात की। हाँ, ये मुझे ताज्जुब होता है कि मेल शॉविनिस्ट पिक कैसे आया, वहां पे डॉग क्यों नहीं आया। बाकी तो सब जगह डॉग ही चलता है। हाँ। तो नहीं तो अन्यथा वो कुत्ता, एक बार कथा हम लोगों ने शायद ताऊ ने सुनाई थी कि कैसे व्यक्ति अपने जीवन में बैल, कुत्ता, गधा, इस तरह की सारी भूमिकाओं में रहता है अपने जीवन में। पॉपुलर कथा है कि 4 जीवों ने अपनी अपनी जिंदगी के कुछ दिन इंसान को दे दिए थे, और वो जब उस वजीफे वाली उम्र को जी रहा होता है तो उनके जैसा बर्ताव कर रहा होता है। तो लेकिन कुत्ता बनकर टहलने में बहुत इसलिए गतिरोध नहीं होना चाहिए इसलिए लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग कुछ कुछ बन के घूमते रहते हैं। देखिए, लाल बत्तियों पे काली के अवतार में लोग मिल जाएंगे, अच्छे भले हाथ पैरों के लोग लेप्रोसी पेशेंट बन करके और भीख मांगते आपको मिल जाते हैं। अभी कई पिछले दिनों में गैंग पकड़े गए हैं जो कि स्वस्थ और वेल आइडेंटिफाइड मेल या फीमेल हैं, लेकिन वो किन्नर बन करके और उगाही करते पाए गए। जिनके घर में गाय नहीं है वो गौरक्षक बने हुए हैं, जिनको नमाज के तरीके नहीं है वो तालिबान बने हुए हैं, और बंदर भगाने के लिए लोग लंगूर बन चुके हैं। लंगूर बन चुके हैं। शनि का मांगने वाले शनि के रूप में आते हैं। कर्णावती के दरबार में हमने देखा है कि कैसे बाघ बन के, शेर बन करके लोग नाच करते हैं। स्वांग की हमारे यहाँ पुरानी परंपरा रही है, हम लोग सब वाइकिंग्स हैं, एक पुराने
ट्रेडिशन के हिसाब से, और खाल पहन करके और चीजें करके बच्चों के बीच में। बाय द वे बताएं तो पब्लिक स्कूलों में 5वें दर्जे तक की जहाँ पढ़ाई होती है, वहां पे वो खरगोश और शेर वाली जो कहानी है, जिसमें शेर अपनी परछाई देख करके कुएं में कूद जाता है, ये नाटक जरूर होता है बच्चों के बीच में। इस कहानी का नाट्यांतरण एनुअल फंक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, और उसमें भी बच्चे जो है खरगोश बन रहे होते हैं, हिरन बन रहे होते हैं, शेर बन रहे होते हैं। फैंसी ड्रेस एक बहुत ही पॉपुलर परंपरा है जो कि पब्लिक स्कूलों में बच्चों को सिखाई जाती है। कोई बच्चा सेंटा बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई हरी मिर्च बन जाता है, कोई ऑर्गेनिक कुछ बन जाता है, कोई वन्य जीव बन जाता है, कोई प्रकृति बन जाता है, कोई पेड़ बन जाता है कि मुझे मत काटो, मैं तुम्हें ऑक्सीजन देता हूँ। ऑक्सीजन तो शायद गाय भी देती है, या पता नहीं देती होगी। तो बहुत चरित्र हैं। मुझे लगता है कि इन सब चीजों को एनकरेज करना चाहिए। ये सब रंग धर्मिता है, ये सब बीच में जो धीरे से आप सरकाते हैं ना एक लाइन में। पर ये एक वो भी है, एक और जो कुछ नहीं बने हैं भाई साहब, वो सी तो बन ही रहे हैं इस देश में रोज, तो उनका क्या कीजिएगा। स्त्री पुरुष के संबंधों में वहां पे पश्चिम में एक BDSM की परंपरा होती है, जिसमें एक दूसरे को पीड़ा देकर लोग यौन सुख पाते हैं। उसमें एक ये भी होता है कि वो लीश पे बांध के एक को जो है अपना डॉग बना लेते हैं। डोमिनेशन की चीजें होती हैं, डोमिनेट्रिक्स बोला जाता है कुछ महिलाओं को, जिनके पास पुरुष सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वो उन्हें मिसट्रीट करते हैं। तो इसमें उसका भी कोई रोल हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ। पर कनाडा एक बहुत शायद, और क्यूबेक बाय द वे, क्यूबेक जो है वो कनाडा का फ्रांस है। वो वहां का एक फ्रेंच बोलने वाला राज्य है, और वहां के लोग में थोड़ा सा फ्रेंच संस्कृति की उन्मुक्तता भी पाई जाती है। ये आपने सिंगल निकाला, ये हो सकता है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं तीन ताल में, और उस पार है प्राइवेसी की बात। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है। लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। वेलकम बैक टू तीन ताल। नया हफ्ता, नया बवाल। मैं हूं कुलदीप सरदार, मैं गाजियाबाद में हूं और बातों के बताशे बना रहा हूं में बैठे पाणिनी बाबा से और झारखंड में बैठे कमलेश ताऊ से। अगली बातचीत प्राइवेसी पर है। व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी में एक बदलाव किया, और इस पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप यूजर्स का कुछ डेटा जो है वो शेयर करेगा अब अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ। और ये पॉलिसी को एक्सेप्ट करना मैंडेटरी था, मतलब अगर आपको व्हाट्सएप पे रहना है तो इसे एक्सेप्ट करना ही होगा, वरना आप व्हाट्सएप छोड़ दीजिए। तो इसका अपना क्रिटिसिज्म भी शुरू हुआ, और कहा गया कि इसका ये मतलब होगा कि अगर आप व्हाट्सएप पर अपने दोस्त से किसी चीज के बारे में बात करेंगे तो आपको अगले दिन उसका विज्ञापन फेसबुक पर दिखाई देगा। यानी आपकी जो चैट्स हैं वो सेफ नहीं है, जो एंड टू एंड इनक्रिप्शन है उस पर सवाल उठने लगे। अब व्हाट्सएप ने स्टेटमेंट जारी किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि आपकी चैट्स पूरी तरह सेफ हैं, हम आपकी चैट्स नहीं पढ़ सकते, ना ही आपके कॉन्टैक्ट्स फेसबुक से हम शेयर कर सकते हैं। मीनवाइल ये भी हो रहा है कि बहुत सारे लोग दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर चले गए हैं, जैसे कि टेलीग्राम और सिग्नल, और वहां पहुंचकर वो बाकी लोगों को बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम भी यहीं चले आओ और इसी को अपना प्राइमरी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बना लिया जाए। प्राइवेसी का ये है कि हमारे देश का कानून, हमारे देश की अदालत राइट टू प्राइवेसी को एक कानूनी मान्यता देती है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, हिंदी में जिसे कहते हैं जीवन और निजी आजादी, आर्टिकल 21, उसके तहत राइट टू प्राइवेसी को मान्यता दी गई है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। तो यहाँ से जो प्राइवेसी का हमारे यहाँ सीन है, और व्हाट्सएप डिजिटल दौर में प्राइवेसी को लेकर बताए हैं, इस सीन के दौर में आप प्राइवेसी के कॉन्सेप्ट को कैसे देखते हैं ताऊ? मतलब एब्सोल्यूट प्राइवेसी पॉसिबल भी है क्या?
देखिए, प्राइवेसी, जितने भी वेबसाइट को आप विजिट करते हैं, वो जो भी वेबसाइट हो, वो ये जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। उनकी एक जिज्ञासा होती है वो, और आपका वो हिसाब रखते हैं। तो बहुत जगहों पे आप लॉगिन करते हैं, करते आए हैं। आपने जैसे एक एंड्रॉयड का फोन लिया है, उसमें गूगल उसका बेसिक सॉफ्टवेयर है, और एंड्रॉयड जो है वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी गूगल के सर्वर पे शेयर करता है। तो एक बार आपने गूगल यूज कर लिया ना, जीमेल यूज कर लिया, छोड़ो आप एंड्रॉयड, आपने जीमेल यूज कर लिया, तो आपके बारे में गूगल को पता है आप कौन है, आपकी उम्र क्या है, आप क्या करते हैं संभवतः, ये सब चीजें अन्य अन्य जगहों से वो जानते हैं। व्हाट्सएप भी जानता था, व्हाट्सएप ने ये बता दिया कि उन्होंने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट की है ना। अगर वो सीधे अपनी एक पॉलिसी भेज देते, तो लोग जनरली क्या करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन कोई पढ़ता है क्या आज तक? आप ना, हकीकत ये है कि आप एक टेलीविजन खरीदते हैं, उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन होता है, 10-12 पन्ने का होता है, बहुत महीन अक्षरों में लिखा हुआ। तो रह गई बात, वो उनकी पॉलिसी है, उन्होंने अपडेट की, लोगों को नहीं करना, लोगों को शेयर नहीं करना, ना करे, ना करे तो आप उपयोग ना करें। पर हमारे यहाँ क्या है कि निजता पे अभी एक बावेला खड़ा हुआ है, जो कि पूरी दुनिया में खड़ा हो गया है, कि लोग इस बात से बहुत अचंभित है कि उनके बारे में, उनके वो जो बातें करते हैं, वो भी शायद फेसबुक और इंस्टाग्राम को पता होती है, गूगल को पता होती है, एप्पल को पता होता है। आपके पास फोन रहता है, फोन चाहे स्विच ऑफ नहीं, बस मतलब ऑन हो, और आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हो, कमरे में कहीं रखा हो, तो भी फोन आपकी बातें सुन रहा होता है। आप जो, ऐसा नहीं कि कोई आदमी सुन रहा है कहीं पर, ये तो संभव नहीं है ना। पर फोन जो है आपकी बातें सुन रहा होता है, उसको एनालाइज किया जाता है कि आप क्या बातें कर रहे हैं। क्या आपने यह बात की कि कल आपको दिल्ली जाना जरूरी है? अगर ऐसा है, अगर उनके सर्वर को ये समझ में आता है कि आपने दिल्ली जाने की बात कही है, तो आप जब जीमेल खोलेंगे तो वहां पे आपको दिल्ली की टिकटें, दिल्ली के होटल इत्यादि के विज्ञापन आ जाएंगे। यह जीवन का एक सत्य है, और ऐसा ही रहने वाला है। तो हम व्हाट्सएप के खिलाफ, आप टेलीग्राम पे चले जाएं, सिग्नल पे चले जाएं। टेलीग्राम तो व्हाट्सएप जैसा ही है, सिग्नल थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वो आपके सर्वर पे, आपके डिवाइस पे स्टोर होता है, तो उसमें चीजें बहुत संभावना कम है, ना के बराबर है। वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को कहते हैं, और ना के बराबर है कि आपकी बातचीत का कोई अंदाजा भी उनको होगा। पर भारत के लोग बहुत कूद रहे हैं। भारत के लोग वो लोग हैं, मैं तो हमेशा से कहता रहा हूं कि भारत में ही फेसबुक के जो एम्प्लॉय की संख्या है, वो 50 करोड़ है ना। वो पैसा एक भी नहीं देता फेसबुक उनको, लेकिन दिन भर वो फेसबुक के लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं। जैसे मैं जहां काम करता हूं, उनके लिए कुछ कंटेंट क्रिएट करता हूं, मैं लिखता हूं, मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूं, हम लोग ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये सब हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जो फेसबुक पे करते हैं लोग, तस्वीरें डाल दी दुनिया भर की, अपनी, अपने दोस्तों की, अपनी फैमिली की, जहां घूमने गए वहां की, जिस रेस्टोरेंट में खाना खाया वहां की, जो खाया उसकी, कभी कभी बिल की भी तस्वीरें लोग डाल देते हैं फेसबुक पर। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है इस लिहाज से कि भारत के लोग निजता के बारे में कभी सोचते नहीं है, सोचा नहीं है उन्होंने। निजता हमारे यहाँ है भी नहीं। आपका पड़ोसी आपके बारे में सब कुछ जानता है। आप अपने घर में झगड़ा कर रहे होगे तो ये अच्छी बात है वैसे, या आप जब आप बीमार होते हैं तो आपका पड़ोसी आपसे पूछने आ जाता है कि आप कैसे हैं, कोई जरूरत है क्या, मैं आपको दवा ला दूं। तो जो निजता के बिल्कुल समर्थक लोग हैं, वो कहेंगे यार आपने क्यों पूछा मुझसे, आप क्यों जानना चाहते हो मैं बीमार हूं या नहीं। आप, वो पड़ोसी आके पूछ लेगा, अरे वो 2 लोग आए हुए थे आपके घर में पुलिस वाले, कोई बात है क्या, कोई मदद चाहिए क्या। लेकिन ये निजता के खिलाफ है। आपको क्यों नोच डालने का है मेरे काम में। पर पड़ोसी ऐसा करते हैं। आपका जो एक परिवार होता है, परिवार में एक हमारी व्यवस्था ही ऐसी है कि आप अपने अपने कमरे बंद करके नहीं सोते। आप एक ही घर में सोते हो, पर सबके कमरे में ताला लगा हो, आप अपने घर से निकले तो अपने ताला लगा। ये तो मोबाइल फोन आने के बाद लॉक होने लगा ना। हाँ, नहीं तो इस बात का बुरा माना जाता था कि आपने अपनी अलमारी में ताला लगाया हुआ है, बिल्कुल। आपके पास क्या है इसे छुपाने को। हालांकि सबके पास होती है छुपाने को चीज। तो वो निजता का की का जो आइडिया है, जो मूल, वो
स्वरूप है उसका, उसको हमने कभी गढ़ा नहीं है पूरी तरह से कि ये निजी है और ये सार्वजनिक है, ये परिवार के लिए है। ऐसी कोई संरचना हमारे यहाँ नहीं है, स्तर स्तर के हिसाब से बना हुआ कि ये चीजें मेरी अपनी है, ये मैं किसी को नहीं बताऊंगा। निजता, थोड़ी देर पहले बाबा बात कर रहे थे कि यहाँ तो गंगा में लोग गंगा में भी नहाते हैं तो लंगोट बांध लगा कर नहाते हैं, जबकि यूरोप में जो है बाथ्स में लोग नंगे नहाते हैं। तो हमारे यहाँ निजता निजता ऐसी है कि बहुत सारी महिलाओं का चेहरा उनके पति या भाई के अलावा किसी ने देखा ही नहीं है, इतना निजी है वो, है ना। पर जो पर्दे की चीज है वो पर्दे पे आ गई है, 6 इंच के स्क्रीन पे, और आप देखो वो चलता रहता है। आदमी अपने एकदम निजी से निजी तस्वीरें डालकर खुश होता है, अपने छोटे बिटिया की तस्वीर 1 साल से, 6 साल से, 2 साल से, उसका बर्थडे सेलिब्रेट होता है फेसबुक पर, सारे लोग बधाइयां फेसबुक पर देते हैं, फेसबुक पर ही सब कुछ होता है। मैं इसे किसी भी तरह से बुरा नहीं कह रहा, पर लोगों को इसमें एक संतुलन पा लेने की आवश्यकता जरूर है। हम सबको ये समझना चाहिए कि हम क्या बताना चाहते हैं लोगों को। आप अपने घर का एड्रेस डाल देते हो, बहुत सारे लोग अपने घर के सामने की तस्वीर डाल देते हैं, ये मेरा घर है ना। तो आप अपने घर को आइडेंटिफाई कर रहे हो, ये पूरी दुनिया को बता रहे हो, जो चीज सिर्फ उन्हीं को पता है जिनके लिए जरूरी है वो। वरना क्यों आपने अपने घर का लोकेशन डाल दिया, आपने घर की तस्वीर डाल दिया, आपने घर के अंदर के कमरे डाल दिए और ये सब डाल दिया। समझ, अब यहाँ पे आप सोचें कि अगर किसी को पता चल जाए कि आप इतने मैं क्रिमिनल की बात कर रहा हूँ, एक आपराधिक मानसिकता के व्यक्ति को जो पता चल जाता है आप यहाँ रहते हैं, यह आपका घर है, और आपके रहन सहन और आपके पोस्ट से वो जानता है कि आप बहुत धनाढ्य हैं, तो आपके साथ बुरा भी हो सकता है कभी, है ना। तो ये चीजें हमको सोचनी पड़ेंगी कि हम क्या डालें क्या नहीं डालें। क्या फेसबुक पर सब कुछ डालना आवश्यक है? क्या हम अपने जीवन का कोई भी राज, क्या होता है फेसबुक, उससे आपका एक चरित्र बनाता है। हर आदमी की प्रोफाइलिंग होती है, ऑनलाइन प्रोफाइल जो है फेसबुक पे पास होता है, उसमें वो जानते हैं कि इस आदमी का नाम यह है, इसके पिता का नाम यह है, इसके 4 भाई बहन है, उन सब के नाम ये है, उन सब के बारे में भी सारी जानकारी है। ये इस स्कूल में गया, इन शिक्षकों से पढ़ा, और यहाँ पर खाना खाता है, यहाँ पर काम पैसे करता खर्च है, करता है। हाँ, ये सब कुछ जानता है वो। तो आपको ये बहुत आसान लगता है कि मैंने फेसबुक पे डाल दिया, पर दुख यही है कि हमको अभी भी इस बात की समझ नहीं है, और हमको इस बात का एक संतुलन अब खुद से ही करना पड़ेगा, इसमें कोई सिखाएगा नहीं कि हम क्या डालें और क्या नहीं डालें, क्या मेरा निजी है, क्या आप अपनी निजी चीजों को सार्वजनिक स्थान पर डालकर निजता क्लेम नहीं कर सकते। आप चौक पर जाकर खड़े हो जाएं और अपने कपड़े उतार दें, फिर लोगों को बोलें कि आप मत देखो, तो ये बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि इसमें निजता का जो पूरी बहस है उसको थोड़ा सा, वही मैं कहता हूँ ना, मेरी बीमारी पैनोरामिक वाली है, तो वहां से देखने की कोशिश करता हूँ, और उसको मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ कि कई बार मैं इसको इस तरह से देखने की कोशिश करता हूँ कि मैं 1970 में हूँ या 1965 में हूँ, और अचानक से टाइम मशीन में बैठ के मैं 2021 में आ जाता हूँ, तो मुझे दुनिया में क्या बदला हुआ नजर आता है। और मुझे लगता है कि जो निजता की पूरी बहस है, सो कॉल्ड निजता, उसका इससे बहुत जबरदस्त ताल्लुक है। भारतीय समाज हमेशा से एक ज्यादा मुखर और ज्यादा खुला समाज रहा है। उसमें निजता की जो बात हम यहां से दूसरे के बारे में तय कर रहे हैं, वो तय करने की प्रवृत्ति नहीं रही है। उसमें निजता व्यक्ति स्वयं तय करता रहा है, और वही सबसे सही प्राकृतिक तरीका है किसी की भी निजता को तय करने का। जैसे कभी भी मैथुन रत्न न दिखने वाले युगल अपने 4 बच्चों के साथ, 5 बच्चों के साथ शादियों में, बाजारों में, विद्यालय छोड़ने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, नुमाइश में वो जाते रहे। एक ही 2 कमरे के घर में रहते हुए लोग भी निजता भी वहन करते रहे और परिवार भी चलाते रहे। आप उसे निजता कह सकते हैं, लेकिन निजता दरअसल वहां पे इन दोनों लोगों द्वारा तय हो रही है कि वो किस चीज को अपने तक रखना चाहते हैं और किसको वो घोल देना चाहते हैं, किसकी एक्सेस वो दुनिया को देना चाहते हैं और किसकी नहीं देना चाहते हैं।
पड़ोसियों की कहानियां, थाने चौबारे की कहानी, शहर की कहानी, सारी चीजें इसी तरह की परिधि में आती हैं। लेकिन ये सारी कहानियां वैसे ही हमेशा रही हैं जैसे प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए। जैसे आप याद करते हैं कि आप बचपन में उस साल दिवाली पे फलानी मौसी के घर गए थे। अब वो स्मृतियां हैं, उनके बहुत डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे, वो टिकट आपके पास नहीं होगा, आप कैसे गए थे, आपने कहाँ तेल भरवाया था, कितना टोल दिया था कि नहीं दिया था, कहाँ से शॉपिंग की थी, उस दिन आप क्या देख रहे थे, किससे आप उस दिन बात कर रहे थे ऑनलाइन, किसके साथ में किस तरह की एक्सचेंज आपके थे। तो वो वाला एक मामला था जो पहले ट्रेसेबल नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ है, जो निजता की पूरी बहस है वो ये है कि ये जो ट्रांजैक्शंस ऑफ लाइफ हैं, ट्रांजैक्शंस ऑफ आइडिया, ट्रांजैक्शंस ऑफ फीलिंग्स, ट्रांजैक्शंस ऑफ इमोशंस, ट्रांजैक्शंस ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन ऑफ पॉलिटिकल व्यूज, ऐसी बहुत सारी चीजें, और पर्सनल ट्रांजैक्शन, इन सारे ट्रांजैक्शंस के साथ में जो एक चीज अब आ गई है जो पहले नहीं हुआ करती थी एक ऑफलाइन दुनिया में, वो ये है कि कोई देख रहा है, कोई इन सारी चीजों को जान रहा है, और उस कोई को हमने आज तक देखा नहीं है, उस कोई को हम जानते नहीं है। वो कोई अच्छा है या बुरा है, वो इसको यूज करेगा या मिस यूज करेगा, इसको लेके हम हमेशा आंदोलित रहते हैं। हम विवश हैं, हमारी मजबूरी है, हम इस दुनिया में, इस समय में इन चीजों से मुक्त भी नहीं रह सकते हैं। लेकिन ये एक अघटित खतरे के साथ जीने वाली स्थिति है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे के एक मनोवैज्ञानिक पहलू को समझिए। वो मनोवैज्ञानिक पहलू ये है कि व्यक्ति हमेशा से एक तरह की निजता में रहा है जिसमें वो घृणित से लेकर महान तक विचारों और कल्पनाओं के या संवादों के दौर में रहता है। आप समाज में हर तरह के व्यक्ति से कहे या बिना कहे हुए एक संवाद कर रहे होते हैं, जिसे कम्युनिकेशन की भाषा में, कम्युनिकेशन थ्योरीज में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। आप कल्पना करते हैं बिस्तर पर लेटे हुए कुछ सिने तारिकाओं की, या अपनी सहपाठियों की, अपनी सहगामिनियों की या सहगामियों की, एक्टर्स की, किसी प्रोफेसर या किसी डॉक्टर की, किसी बहुत सुंदर दिखने वाले या आकर्षित करने वाले युवा की, किसी अधेड़ की, तरह तरह की कल्पनाएं हैं। तो ये आप कई बार सोच रहे होते हैं, कई बार इसके ऊपर आप बात भी कर रहे होते हैं। दो सखियां आपस में बात करती हैं, दो लड़के आपस में बात करते हैं, 5 लड़के आपस में बात करते हैं, 4 बुढ़े चौराहे पे बैठ के बात करते हैं, किसी आटा चक्की पे बात करते हैं, पान की दुकान पे बात करते हैं, निजी स्पेस में बात करते हैं। तो कानून और समाज की जो नैतिक व्यवस्था है तथाकथित, वो चाहती है कि लोग एक तरह के हिसाब से रहें और वैसे ही जिएं, वैसे ही सोचें और वैसे ही आगे बढ़ें। लेकिन भाई साहब, समाज और कानून की कल्पना जहां खत्म होती है, व्यक्ति की कल्पना वहां से अपने घोड़े खोल करके आगे चलना शुरू करती है। सूरज के 7वें घोड़े पे दुनिया का हर व्यक्ति बैठा हुआ है, और उसकी कल्पना के घोड़े उसे तमाम तरह के मेघों से पार, तमाम तरह के बिंबों में लेकर जाती रहती हैं, जो कि कई बार घृणित हैं और कई बार महान हैं। सिगमंड फ्रॉयड इसके ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा करके मर लिए हैं, और उनके बाद भी बहुत सारे लोग इसके ऊपर दुनिया भर में काम कर रहे हैं। संकट ये है कि इस चीज को हम स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हम चीजों को कलेक्टिवली देखते हैं सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से, जबकि व्यक्ति रहता है व्यक्तिगत व्यवस्थाओं के अनुरूप। ये जो व्यक्तिगत और सामाजिक का कंट्राडिक्शन है, ये अभी तक चल रहा था। इसमें भी पावर का मिसयूज होता था, इसमें भी इंफॉर्मेशन का मिसयूज होता था, इसमें भी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जाता था लोगों को नियंत्रित करने के लिए, सामाजिक व्यवस्था में बनाए रखने के लिए या कानून सम्मत रखने के लिए। लेकिन हमें वो पता था कि कब हो रहा है, किसके साथ हो रहा है और कैसे हो रहा है। अभी हमें पता नहीं है कि ये जो और सुपर पावरफुल आ गया है, ये इनको कैसे यूज करेगा। तो 2 खतरे हो गए हैं। एक तो ये है कि हम ये समझते थे कि भगवान सब देख रहा है, उस भगवान को तो हमने देखा नहीं, लेकिन अभी भगवान से ज्यादा कोई और देख रहा है हमें। गूगल ही भगवान है। और ये जो नया भगवान है ना,
इसके पास हर चीज का रिकॉर्ड है। हो सकता है कि भगवान के पास हर चीज का रिकॉर्ड नहीं हो, वो इतने कागज ना सहेज पाते हो। ब्रह्मा जी बुढ़ा गए हैं, दाढ़ी सफेद हो चुकी है उनके बहुत पहले, और काफी बुजुर्ग हैं। चश्मा लगाते हैं कि नहीं ये पता नहीं, क्योंकि अभी तक किसी ने चश्मा लगा के ब्रह्मा को बनाया नहीं है, लेकिन मेरा यकीन है कि आंखें भी कमजोर हो गई होंगी। तो पर्चियां उनके पास कितनी होंगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन भाई साहब गूगल के पास सारी जानकारी है। और गूगल कहाँ है, गूगल कौन है, गूगल आपकी इंफॉर्मेशन का क्या करेगा, ये आपको नहीं पता है। इससे हुआ ये है कि एक इक्वेशन को आप समझिए, और वो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है यहां पे समझने वाला, वो है पावर बैलेंस का इक्वेशन। लोग एक समाज में रहते हैं, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटीज में काम करते हैं, और उसके साथ साथ वो अपनी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए एक सरकार चुनते हैं, एक व्यवस्था को वित्त पोषित करते हैं, टैक्स देते हैं, ताकि चीजें सामाजिक रूप से भी या कलेक्टिवली भी, सामुदायिक रूप से भी अच्छे से चलती रहें। तो लोग इसमें हमेशा से राजा रहे और वो व्यवस्थाओं को बनाते रहे, लेकिन धीरे धीरे यही व्यवस्था राजा के हर क्रियाकलाप को अपने पास दर्ज करती चली जा रही है। केवल ये व्यवस्था ही नहीं, इसके साथ साथ गूगल जैसे भगवान भी और भी ज्यादा बारीकी से पेनिट्रेट करके आपकी चीजों को देख रहे हैं। और आपको अब जो समझ में आ रहा है वो ये है, प्राइवेसी के नाम पे दरअसल जो खतरा है वो ये है कि ये जो पावर बैलेंस था ये बुरी तरह से गड़बड़ा गया है। और एक तरफ आप अपने को बहुत असहाय पा रहे हैं, क्योंकि कभी भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति नैतिकता की दुहाई दे करके खड़ा होकर के सरकार को या व्यवस्थाओं को गाली नहीं दे सकता है, क्योंकि उसको उंगली करने के लिए अब हजारों उदाहरण, हजारों सबूत इस वक्त सरकारों के पास हैं, या इस तरह के जो गूगल जैसे सेटअप हैं उनके पास हैं, जो सुपर पावर्स हैं दुनिया की, आज के विश्व की सबसे बड़ी ताकत जो है उनके हाथ में है। ठीक बात है। तो और उनको आप रोक नहीं सकते हैं। तो ये जो पावर बैलेंस बुरी तरह से बिगड़ गया है, आपका पड़ोसी आपकी निजता जानता है, आपका पड़ोसी जानता है कि आप विवाहित होते हुए भी किस तरह की सोच के व्यक्ति हैं, लेकिन उससे आपको तुरंत कोई खतरा नहीं है, और अगर खतरा होगा तो आप उससे निपट उसको फरिया लेंगे आप, लेकिन गूगल से आप फरिया नहीं सकते हैं। हाँ, क्योंकि आप भी पड़ोसी की बहुत सारी बातें जानते हैं। हाँ, क्योंकि आप भी जानते थे। दो तरफा होती है। तो ये मामला निजता का नहीं है, ये निजता उसमें एक कमजोर कड़ी है। दरअसल मामला जो है वो पावर बैलेंस का है, और दुनिया में पावर बैलेंस का इस तरह का डैमेज अब से पहले जब लोग दास थे तब भी नहीं हुआ था, क्योंकि दास भी बगावत सोचते थे। स्पार्टकस ने भी रोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी। आज आप नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि अब समय ऐसा आ गया है, एक ही कंपनी जानती है, एक ही कंपनी जानती है। और आप जो सोचते भी है ना, गूगल को उसका भी अंदाजा है। आपको लगता होगा कि ये बात मैं कैसे कह रहा हूं, लेकिन आपके सोचने का जो पैटर्न है वो आपके इनेक्टमेंट और आपके एक्सप्रेशन से उसका एक एल्गो विकसित करके उसे गूगल आज समझ रहा है कि आपकी सोच किस किस्म की है, आपकी प्रोफाइलिंग हो रही है। तो आप जो सोच रहे हैं अभी इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हुए भी, दरअसल गूगल को वो भी पता है। उसका एक उदाहरण मैं देता हूं आपको। मैं जब रात को सोने जाता हूं तो मैं कुछ एक दो वीडियो देखता हूं, है ना। एक शुरू में मैं अपने काम से रिलेटेड वीडियो देखता हूं, जो हमारे दफ्तर में हमारे विभिन्न साथियों ने तैयार किया होता है, और वो यूट्यूब पे होता है, आम जनों के उपयोग के लिए होता है। पर मैं उन्हें देखता हूं कि उनकी गुणवत्ता या कोई चीज हो जिसपे मुझे आपत्ति हो सकती है। जनरली मैं वीडियो की क्वालिटी को के लिए ही उसको देखता हूँ। उसके बाद मैं एक दूसरे तरह की वीडियो देखता हूँ, जो हमारे यहाँ से प्रोड्यूस नहीं होती है और बाहर से होती है। वो कुछ एक्टिविस्ट है, उन लोग की वीडियोस देखता हूँ। तो गूगल को यह पता है कि अगर मैं 12 बजे दिन में यूट्यूब पे जाऊं तो मुझे क्या दिखाना है। उस समय मुझे वो आज तक और इंडिया टुडे इस तरह की चीजें दिखाते हैं। पर मैं जब सोने जाता हूँ और एक तरह की वीडियो देख चुका होता हूँ, तो फिर दूसरे तरह की वीडियो अपने आप ऊपर आ जाती है ना। तो उसको पता है कि अब जो है रात के 9 बजे के बाद यह आदमी कुछ वीडियो देखेगा यूट्यूब पर। बिल्कुल। और वो ये दो तरह के वीडियो देखता है, तो पहले ये परोसो, उससे निपट लेगा तो फिर ये परोसो।
वो भी हाल ही में एक वो- डॉक्यूमेंट्री भी आई थी ना, जो बिल्कुल इसी तरीके से। बिल्कुल। तो मेरा कहने का जो आशय है, क्योंकि ये तो हम बहुत सारे उदाहरण इस तरह के हैं, लेकिन जो मूल बात है ना निजता की लड़ाई में, वो ये पावर बैलेंस वाली है। और मुझे लगता है कि कुलदीप, जैसे होता क्या है ना कि समाज में जब किसी तरह की व्याधि हम लोग देखते हैं तो हम एक प्रिकॉशन के लिए डिमांड करते हैं उस व्याधि के खिलाफ। उस प्रिकॉशन को लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून कहते हैं, लेजिस्लेशन, कानून बनता है। लेकिन कानून के आने से वो व्याधि खत्म नहीं होती है। इसी तरह से निजता को बचाने के लिए लोग सिग्नल पे जाएं या कहीं और जाएं या व्हाट्सएप अपनी पॉलिसी को 3 महीने के लिए मुलतवी कर दे, इससे कुछ बचने वाला है नहीं। मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ एक नगमा है कि कैसे बाजार का दस्तूर तुम्हें समझाऊं, बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। तो अब हम लोग बिक चुके हैं। हम लोग कोयले की टाल के वो करखे हैं जिससे हमारे सबसे अंतरंग क्षणों की कथाएं दीवारों पे लिख दी गई हैं घिस घिस के, और हम चूरा बन के वहीं लिखी हुई कथाओं के नीचे पड़े हुए हैं, उसी खड़िया की तरह, उसी कोयले की तरह। हमारे पास संभावना नहीं है कुछ। तो भाई साहब, निजी कुछ बचा नहीं जिसे आप निजी समझते हैं। समाज में संकट ये है कि हम अपने यौनिक आचरण को ही निजी मान करके और वहीं पे उसको डोंट पीप इन माय बेडरूम। लेकिन मामला निजता का बेडरूम में नहीं होता है, क्योंकि बेडरूम में लगभग सभी लोग मोटा मोटा एक ही जैसा आचरण कर रहे होते हैं, उनके रिजल्ट्स भी एक जैसे होते हैं, क्योंकि वही प्राकृतिक व्यवहार है। जैसे आदमी खाना मुंह से ही खाएगा और खाना खाएगा ही खाएगा, भले ही चिकन खाए या पनीर, पालक खाए या पुलाव। तो वो मामला निजता का नहीं है। निजता का मामला बिल्कुल दूसरे किस्म का है, और वो मामला है इन्हीं सारे ट्रांजैक्शंस का जिनकी मैं चर्चा कर रहा था। और ये ट्रांजैक्शंस किसी को क्यों जानने चाहिए, जब उसे ये जानना है कि इस व्यक्ति का थोड़ा सा टेस्ट जाने और इसके लिए इसके अनुकूल हम चीजें करें। इस बिना पे, जैसे होता ना पब्लिक डिमांड पे ये सीन डाले गए हैं कि पब्लिक डिमांड कहाँ से पैदा होती थी मुझे समझ नहीं आता था, उसी तरह से मुझे नहीं समझ आता है कि डाटा कलेक्शन के लिए जो वजहें हैं वो कितनी जायज हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो सबसे खतरनाक चीज है दुनिया के अंदर, जिसकी सबसे ज्यादा कीमत आज भी लग रही है और आगे भी लगेगी, वो डेटा ही होगा। आप देखिएगा कि थोरियम यूरेनियम से ज्यादा महंगे, मशरूमों की बाज नस्लों से ज्यादा महंगे, सोने और हीरे से ज्यादा महंगे डेटा के दाम लग रहे होंगे दुनिया में, और अभी भी लग रहे हैं। और आने वाले समय में गूगल ही भगवान है और डाटा एक राम, भिखारी सारी दुनिया। हाँ, तो डेटा ही एक राम है, और उसमें मैं 2 चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए। हाँ, एक बहुत पॉपुलर सेंटेंस है कि इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर इट, यू आर द प्रोडक्ट। अगर आप किसी भी सर्विस के लिए कोई पैसा नहीं दे रहे, तो आप ही प्रोडक्ट है, आपको बेचा जा रहा है। बिल्कुल। तो चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो मैसेंजर हो, एक दूसरे से बात करने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए, इन चीजों के लिए अगर आप पैसे नहीं दे रहे हैं तो समझ लें कि आप उसके बदले कुछ और दे रहे हैं, और जो आप दे रहे हैं वो शायद पैसे से ज्यादा वैल्यूएबल है, इसीलिए आपसे वो पैसे नहीं ले रहा। क्योंकि पैसे का वो क्या करेगा, आपकी इंफॉर्मेशन से वो बहुत पैसे कमा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इतना ही निजता और प्रिवेसी में विश्वास करते हैं तो इंटरनेट छोड़ दें और कहीं गुफा में अपने आप को सेटल कर लें, हिमालय में, और आराम से जिंदगी बिताएं। क्योंकि ये जो है पब्लिक स्क्वायर है, यहाँ पे सब कुछ आप दे चुके हैं, आपने सब कुछ क्या बोले समर्पण कर दिया है। तो जो इसमें मूलभूत बात जो बच जाती है, आखिरी बात मैं कह देना चाहता हूँ, ये व्यक्तियों को व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल लेवल पे तय होगा कि आप कितना और कौन सा इंफॉर्मेशन पब्लिक में देना चाहते हैं। तो ये फेसबुक पे रहने वाले व्यक्ति, व्हाट्सएप पे रहने वाले व्यक्ति, सिग्नल पे रहने वाले व्यक्ति, टेलीग्राम पे रहने वाले, गूगल पे रहने वाले, हर आदमी के लिए खुला है ऑप्शन कि आप किस हद तक जाना चाहते हो। जैसे आप सर्च इंजन इस्तेमाल करते हैं गूगल का, तो गूगल को सब पता है आप क्या ढूंढ रहे हो, आपकी जीवन में सर्च क्या है ना, कि आपकी तपस्या क्या है, आप खोज किसको रहे हो। तो वो
गूगल को पता है, पर एक दूसरा सर्च इंजन है डक डक गो, जो कि कुछ नहीं चाहता आपसे। आप वहां पे सीधे यूज कर सकते हो, कहीं पे भी स्टोर नहीं होता, आप लॉग इन भी नहीं करते। तो ये सब चीजें हैं। ये व्यक्तिगत स्तर पर ही तय होगा, हर व्यक्ति को अपने लिए अपना ही देखना पड़ेगा। इसमें कोई सामूहिक एक्शन नहीं हो सकता कि आप ये लेंगे ये नहीं लेंगे। लेकिन सिग्नल पे प्राइवेसी ऐसी बनी हुई है कि मेरे को वहां पे आए हुए 2 महीने हो गए इस बात के पहले से, अभी तक एक भी आदमी ने मुझे मैसेज नहीं किया है। यही मेरी प्राइवेसी सफलता है, मतलब बल्कि क्योंकि सबने सिग्नल डाउनलोड कर लिया और व्हाट्सएप कोई छोड़ नहीं रहा। हाँ, लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, भाई सिग्नल पे तुमको मैसेज किया है, जरा देख लेना। के घरों में ये ऐसा ही है कि आप फोर्क भी खरीद के ले आए, लेकिन खाते चम्मच से ही रहे। वही आदत। निजता पे मुझे लगता है कि एक बार हम लोग फिर से चर्चा करेंगे और इसे और खोलेंगे, आज नहीं लेकिन एक पूरा एपिसोड मुझे लगता है कि इसके ऊपर बातचीत हमें, आप जैसा माहौल है बहुत मौके हमें मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 3 ताल के इस एपिसोड में इतना ही, और हम तीनों से आपके कोई सवाल हैं तो आप एड्रेस भी कर सकते हैं कि आप किससे पूछना चाहते हैं। ताऊ से सवाल है, बाबा से सवाल है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं वो सवाल radio@aajtak.com, और इसी ईमेल आईडी पर आप हमें ये भी अगर लिख करके 2 लाइन 3 लाइन में बताएं कि आपको 3 ताल में क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता, तो हम शायद इसको थोड़ा सा और बेहतर कर पाएं। कुलदीप, अगली बार से 1-2 बार पोस्टल एड्रेस का भी जिक्र कर देना, जो लोग निजता के चलते ईमेल ना करना चाहते हो। वो हमें अंतरदेशी या पोस्ट कार्ड पे पत्र लिख करके भी भेज सकते हैं। ठीक है। उसके लिए FC8 सेक्टर 16A फिल्म सिटी नोएडा, ये पता भी है अगर कोई चिट्ठी लिखना चाहता है। 201-301। हाँ 201-301, और ईमेल आईडी मैंने बता ही दिया। 3 ताल के इस एपिसोड में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। मुझे, बाबा और ताऊ को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। जय हो सर। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।